गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज से हम शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर है लेवरेजेस। वो शुरू करें दोस्तों, उससे पहले एक बार जो हमने बेसिक्स देखे थे उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू ईबीआईटी। कॉस्टिंग वाले इसे प्रॉफिट कहते हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने नीचे की दुनिया देखी ही नहीं है। और यहां पर हमारे लिए क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसका दूसरा पर्यायवाची है ऑपरेटिंग इनकम। दोस्तों, ऑपरेटिंग इनकम में से हम और क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है, डेट का अमाउंट कहां से पिक कर लेंगे? बैलेंस शीट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें वहां पर दी हुई ही होगी कहीं ना कहीं पर कि कितने पर हमने लोन लिया है। हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, देन वी पे इनकम टैक्स, देन इट गिव्स अस अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। और अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस दो लोगों को बिलोंग करती है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बिकॉज प्रेफरेंस हैव गॉट अ प्रेफरेंस, तो हम उन्हें पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देते हैं, राइट? प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट दोस्तों अनिश्चित होता है या सुनिश्चित होता है? सुनिश्चित होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड पर कमिटेड होता है कि हमें तो इतना ब्याज, इतना डिविडेंड हमें पे करना ही करना है, राइट? दोस्तों, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे करा तो अब जो बचता है वो भी अर्निंग्स कहलाती है। बट नाउ दिस अर्निंग्स आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सिर्फ इक्विटी वालों को बिलोंग करेगी ये कमाई, ठीक है? और अब ये जो इक्विटी वालों को बिलोंग कर रही है कमाई, ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेंगी। मान लीजिए हमारी कंपनी ने 200 करोड़ कमाए, और मान लीजिए आप जितने सारे लोग सामने बैठे हैं, यू आर द शेयर होल्डर्स। आपके पास मान लीजिए कि 1.5 करोड़ शेयर्स है, आपके पास 2.25 करोड़ शेयर्स है। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 40 करोड़। सो वी हैव अ पूल ऑफ 200 करोड़ रुपीस। 200 करोड़ का हमारे पास इकट्ठा फंड है जो हमने कमाया है इस साल, सारी चीजें पे ऑफ करने के बाद। और अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 40 करोड़ शेयर्स में, यानी अर्निंग्स पर शेयर आती है 5 रुपीस। दोस्तों, ये 5 रुपीस कंपनी ने कमाए हैं। अभी आप लोगों के, यानी आप लोग अभी मेरे शेयर होल्डर्स हैं, आपके ये पैसे नहीं, इसमें से मैंने 2 रुपीस का डिविडेंड पर शेयर आपको डिक्लेयर कर दिया, पे कर दिया। तो अब कंपनी ने कितने रिटेन कर लिए? 3 रुपीस का रिटेंशन कर लिया। अगर रिवर्स कैलकुलेशन में जाना रहे तो ये आपने बखूबी कर दिया था। 1000 में 30 प्लस नहीं करना है। अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस 100% मानना है, उसका 30% टैक्स है, यानी 70% अमाउंट 1000 के बराबर हुआ। सो 1000 डिवाइडेड बाय 70% गिव यू 1428.57, राइट? 1428.57 होता है अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, ठीक है? इसके बाद दोस्तों हमने डिविडेंड से रिलेटेड 3 रेशियोज देखे थे: डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड पे आउट रेशियो और डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड परसेंट मतलब डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो अगर अपने शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और उस पर हमने 2 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, सो दैट गिव्स यू डिविडेंड परसेंट ऑफ 2%, ठीक है? दोस्तों, डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं, पहले ये समझ लेते हैं डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। तो कभी भी ध्यान रखना जिंदगी में, जब भी यील्ड कैलकुलेट करो, है ना? वैसे यील्ड का एफएम में मतलब होता है रिटर्न, कॉस्टिंग वाले इसका मतलब निकालते हैं आउटपुट, एफएमएस का मतलब होता है रिटर्न। डिविडेंड के फॉर्म में कितना रिटर्न कमाया, तो डिविडेंड तो वही मिला 2 रुपीस, लेकिन हमने कितना लगाया उसी पर तो इंसान कमाता है। कंपनी ने भले ही 100 रुपीस की फेस वैल्यू रखी हो शेयर की, पर हमें तो बाजार में मिलेगा ना शेयर कितने रुपीस का? 500 रुपीस का। सो 2 आउट ऑफ 500, दिस इज आवर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, ठीक है? कंपनी दोस्तों इसको लेकर अपनी पीठ थपथपाती कि देखो हमने 100 रुपए की फेस वैल्यू पर 2 रुपए डिविडेंड दिया है, वी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 2%। इन्वेस्टर्स बोलते कहे बात का 2%, हमने कितने लगाए हैं? 500, और हमें उस पर आपने 2 रुपए दिए, मतलब सिर्फ कितना? 0.40% डिविडेंड, राइट? दोस्तों, डिविडेंड पे आउट रेशियो, जस्ट आपकी मेरी बात हुई थी कि 5 में से मैंने आपको कितना पे आउट कर दिया? 2, यानी रफली 40% ऑफ द अर्निंग्स हैव बीन पेड आउट। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स। दोस्तों, पीवी रेशियो तो आपके कॉस्टिंग का ही है, और आई होप आपकी कॉस्टिंग की क्लासेस बड़ी ही चल रही होगी जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है? दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ लेवल ऑफ सेल्स एट व्हिच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। इन फैक्ट योर कंट्रीब्यूशन इज जस्ट सफिशिएंट टू मीट योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है? तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लें। तो हम टोटल फिक्स कॉस्ट रखते हैं न्यूमरेटर में, और फिक्स कॉस्ट की रिकवरी कौन करवाता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं 1 यूनिट पर 700 कमा रहा हूं तो 35,000 रुपए इकट्ठे करने में आखिर कितना समय लगेगा? आई नीड टू सेल 50 यूनिट्स, ठीक है? दोस्तों, अगर मुझे रुपीस में निकालना है आंसर, तो मैं इन्हीं यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दूंगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा रुपीस में। ऑल्टरनेटिवली व्हाट आई कैन डू, ये 100 रुपीस मेरा सेलिंग प्राइस है,
वेरिएबल कॉस्ट है 300, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 70, यानी कैन आई से माय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 70%, माय कंट्रीब्यूशन रेशियो इज 70%। और अब मुझे अगर 35,000 इकट्ठे करने हैं, फिक्स कॉस्ट है ना मेरी 35, तो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करने पड़ेगा ना 35, तब जाकर तो मेरा EBIT 0 आएगा। तो दोस्तों 35,000 इज इक्वल टू 70%, तो 100% इज इक्वल टू कितना 50,000। जिस दिन मैंने 50,000 का सेल्स यहाँ पर कर दिया, उसका 30% यानी 15,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 35,000, दैट वुड बी सफिशिएंट टू मीट द फिक्स कॉस्ट ऑफ 35,000। अल्टीमेटली मेरा EBIT क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कॉस्टिंग वाले इसे प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। सो माय ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज टर्म्स इज 50,000 रुपीज का सेल्स, ठीक है दोस्तों। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, ये है समुद्र की सतह, और समुद्र की सतह से आप जितना ऊपर हो उतना आप सेफ होते हो, ठीक है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ लेवल ऑफ सेल्स ओवर एंड अबाउट द ब्रेक इवन सेल्स। अभी दोस्तों हमारा ब्रेक इवन सेल्स आया था 50 यूनिट्स, और मान लीजिए जो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी है वो है 80 यूनिट्स, यानी समुद्र की सतह से हम 30 यूनिट्स ऊपर हैं। ये 30 यूनिट्स इज कॉल्ड एज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। द फॉर्मूला इज एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी। रुपीस की टर्म्स में निकालना हो तो मान लीजिए आपका 50,000 रुपीज का ब्रेक इवन सेल्स है और 80,000 रुपीज का आपका हाल फिलहाल सेल्स है, यानी 30,000 रुपीज का आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू है रुपीज टर्म्स में, राइट, विच इज सिंपली एक्चुअल सेल्स रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स रुपीज। अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना हो तो हम ये देखेंगे कि वी हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 30,000 rupees and I'm right now sitting at a sales level of 80,000 rupees. So I have a margin of safety of 37.5%. दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको ऐसा सिर्फ थियोरेटिकली नहीं पढ़ना है, इन सबकी भयंकर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। जैसे अभी मैं एक शेयर देख रहा था कैस्ट्रॉल इंडिया का, कैस्ट्रॉल आपने नाम तो सुना होगा है ना, तो उसका मैं शेयर देख रहा था, तो मतलब अभी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता है, आपको पढ़ाना रहता है, ऐसा करके व्यस्तता रहती है, पर फिर भी उसमें मैंने देखा कि डिविडेंड तो बढ़िया दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए कितना परसेंट है कैस्ट्रॉल की, 4.12%, राइट। और कैस्ट्रॉल काइंड ऑफ कैसी स्टेबल कंपनी, आपने भी शायद आपके बचपन से सुना होगा इसका नाम, है ना, जो अपन गाड़ियों में वो टू व्हीलर में ऑयल डलवाते हैं ना, राइट, वो कैस्ट्रॉल है ना। और इसमें ये देखा मैंने कि यार चलो इसका शेयर प्राइस का अपन चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर ये 1 डे लिखा हुआ है, 1 डे लिखा है दैट इज 1 डे चार्ट, 5 डे लिखा है दैट इज 5 डेज चार्ट, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट, 1 ईयर, 5 ईयर एंड द मैक्सिमम, राइट। तो मैंने यहाँ पर 1 ईयर पर क्लिक करा और मैंने देखा वाओ शेयर तो गिरा है, मतलब जब शेयर गिरा हुआ है ना, और अब अगर आप शेयर को बाय करते हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है? कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो गिर चुका है, गिर गिर के कितना गिरेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर भी देखा जाए तो बैक ऑफ द माइंड, मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ आई हैव अ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मैं यहाँ ऊंचाइयों पर बैठा हुआ हूं, ठीक है, और अब मैं यहां पर खरीद रहा हूं शेयर, तो हो सकता है कि जोर से गिरूं मैं, इज दैट क्लियर, राइट, है ना। यहां वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट अदर वे राउंड लग रहा है, वहां पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जितना आप ऊंचा बैठे उतना ज्यादा आप सेफ हो। यहां खरीदते वक्त जब आप जितने नीचे में खरीदते उतने ज्यादा आप सेफ हो, क्योंकि जब चीज ऑलरेडी गिर चुकी तो अब और आखिर क्या गिरेगी। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा था कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसकी बहुत लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी नहीं होती कि सिर्फ यहाँ एप्लीकेबल, उसको हमें दूसरी जगह पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करना रहता है, राइट। चलिए दोस्तों, तो हमने समझा कि इसका कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ओके। अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर है लिवरेजेस, ओके। दोस्तों मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे 20% रिटर्न दे रही थी। मुझे दिख रहा था कि इस अपॉर्चुनिटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं 20% रिटर्न पर एनम निकाल पाऊंगा, है ना। अपने कॉमन सेंस से बताइए कि ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है बस, नो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हाँ, क्योंकि इंसान के पास अगर बैंक में बैलेंस रखा है तो बैंक में करंट अकाउंट में 0% इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में 3.5-4% इंटरेस्ट मिलता है, एफडी कर देंगे तो 6 to 7%, थोड़ा प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो 8% के आसपास, राइट। उससे भी काफी ज्यादा है 20%, राइट। दोस्तों 20% की अपॉर्चुनिटी देखी, अपन ने कहा यार पैसों से ही पैसा बनाना है। मैं यहाँ पर गया और मैंने मेरा बैंक बैलेंस चेक किया, तो मेरा बैंक बैलेंस आ रहा है 1 लाख रुपीज। दोस्तों ये 1 लाख रुपीज अब अगर मैं इसमें लगा दूंगा तो बताइए मैं कितना कमाऊंगा?
20% के हिसाब से मैं हर साल कितना कमाऊंगा, 20,000 रुपीज, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि वो 20,000 जैसे ही मैं कमाऊंगा मैं विड्रॉ कर लूंगा, वापस से बिजनेस के अंदर नहीं लगाऊंगा। अगर बिजनेस के अंदर लगाऊंगा तो फिर नेक्स्ट ईयर 20,000 नहीं, रुपयों पर भी रुपया कमाऊंगा, है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो आपने पढ़ रखा है, राइट। दोस्तों मैंने कहा यार 20,000 रुपये महीने की तो प्रवीण, 20,000 रुपये साल की तो प्रवीण अपनी व्यवस्था हो गई, अपने 20,000 रुपये पक्के हो गए, राइट। पर प्रवीण और कैसे कमाए, और दिमाग लगाने लगा और कैसे कमाए और कैसे कमाए। तो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर और अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढो जिसमें आप 20% नहीं कितना रिटर्न मिले, 25% रिटर्न मिले, 30% रिटर्न मिले, है ना। ओके, नहीं मिल रही दोस्तों, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जो है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज यही है जो स्क्रीन पर है। अब आखिर और पैसा कैसे कमाऊं। तो दोस्तों मैं रास्ते से जा रहा और मैंने देखा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैंने गाड़ी उधर मोड़ ली। मैं बैंक में जाकर बात करी, मुझे लोन चाहिए। बैंक वालों ने बोला मिल जाएगा लोन, आपका क्रेडिट स्कोर तो अच्छा है। बैंक वालों ने कहा ठीक है सर, आप जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां आपको 1,00,000 रुपीज़ का और लोन दे देंगे। मैंने कहा लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो उन्होंने बोला लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। बताइए दोस्तों मैं डन बोलूं या नहीं, डन डना डन डन डील डन। दोस्तों 1,00,000 रुपीज़ तो मेरे ही पास हैं, है ना, ये 1,00,000 रुपीज़ तो मेरे ही पास है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1,00,000 रुपीज़ मुझे कौन दे रहा है, बैंक वाला दे रहा है 1,00,000 रुपीज़। यानी देखा जाए तो मेरे 1,00,000 प्लस उसके 1,00,000, टोटल 2,00,000 रुपीज़ हो गए मेरे पास। और अब जब मैं वो अपॉर्चुनिटी जो 20% ही रिटर्न देती है, मैं उसमें जब मैं 2,00,000 रुपीज़ लगाऊंगा तो 2,00,000 का 20% 40,000, 40,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये जो 40,000 आ जाएंगे, क्या ये पूरे मेरे हैं, नहीं, इसमें से अभी मुझे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, 1,00,000 के लोन का 12% दिया, 12,000 रुपीज दिया, नेट नेट तो भी कितना बच रहा है दोस्तों, 28,000, ठीक है। देखा दोस्तों मेरा दिमाग, वो अपॉर्चुनिटी जो रिटर्न देती थी 20%, उसी अपॉर्चुनिटी से मैंने नई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी कि मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो 25 रिटर्न दे, जो 30% रिटर्न दे। हाँ, उसी अपॉर्चुनिटी से मैंने अब 20% रिटर्न की बजाय 28,000 रुपीज का रिटर्न कमाया है ऑन माई अमाउंट ऑफ 1,00,000, क्योंकि अभी पूरा 28,000 मुझे बिलोंग कर रहा है, मैंने मेरे बैंक का दायित्व पूरा कर दिया है। सो नाउ माई रिटर्न इज 28%, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब मेरा रिटर्न हो गया यहां पर उसी अपॉर्चुनिटी से जो देती थी कितना, 20% रिटर्न, मैंने उसी अपॉर्चुनिटी से कितना रिटर्न निकाल लिया, 28% रिटर्न निकाल लिया। कभी कभी कुछ बच्चे सोचते सर वो 1,00,000 रुपए कहाँ गए बैंक के, मैंने कहा वो तो लगे हुए हैं ना, वो तो जिस दिन बैंक वाला मांगेगा उस दिन वो अपन बिजनेस इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ कर देंगे और पैसा 2,00,000 रुपीज आ जाएगा, जिसमें से 1,00,000 बैंक को दे देंगे, 1,00,000 अपन रख लेंगे। अपन तो रिटर्न की बात करो। आपने बोला सर और रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अब अपन 1,00,000 के लोन की बजाय 2,00,000 रुपीज का लोन ले लो। नाउ वी हैव 1,00,000 ऑफ ओन फंड्स एंड 2,00,000 ऑफ बोरोड फंड्स, वी हैव टोटल 3,00,000 रुपीज। और 3,00,000 का जब हम 20% कमाएंगे, यानी कि दोस्तों हम कितना कमा लेंगे, 60,000 रुपीज कमा लेंगे। मेरा मैथ सही है ना, वो आप देख लेना, 60,000 रुपीज हम कमा लेंगे, पूरे अपने नहीं दोस्तों 60,000, कोई बात नहीं, बैंक वाले को उसके हक का देने का, 24,000 रुपीज देने का, दिया 24,000 दिया, तो भी दोस्तों कितना बच रहा है, 36,000। अब ये 36,000 किसका, अपना। और अब दोस्तों जो रिटर्न बैठेगा वो मालूम कितना परसेंट रिटर्न बैठेगा, बताइए, 36% रिटर्न बैठेगा। 12 कौन बोल रहा है, 36 बैठेगा ना रिटर्न। अरे ये 36,000 किसका है, अपना प्लस बैंक का, या अपना, अपना अकेले का, ये बैंक वाले को दे दिया उसका, ठीक है। उसके बाद अपना कितना आ रहा है, 36,000 ऑन द बेस ऑफ 1,00,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, यानी कि दोस्तों ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले होते हैं इतने कलाकार लोग होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो वही है, लेकिन उन्हीं अपॉर्चुनिटी से रिटर्न्स ज्यादा जनरेट कर लेते हैं। आज की तारीख में अडानी जी क्या कर रहे हैं, अडानी जी क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, उनके पास खुद का फंड बहुत कम है। व्हाट ही इज एसेंशियली डूइंग इज ही इज बोरोइंग मनी and investing into the businesses, again borrowing more money and investing more amount into the businesses, और वो तेजी से ऊपर आ रहे हैं। आज से कोई 10 साल पहले आप अडानी जी को जानते थे क्या, नहीं। अंबानी जी को जानते थे, हाँ। टाटा जी को, हाँ। बिरला जी को, हाँ। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो रिटर्न परसेंटेज कमा रहे वो कौन कमा रहे, अडानी जी, बिकॉज ही इज अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेजेस।
ये अपना पहला ही चैप्टर है फाइनेंस का, और उन्होंने पहला ही चैप्टर पढ़ा और अप्लाई कर दिया अपने बिजनेस में, दैट इज लिवरेज। उन्होंने दोस्तों गुजरात अंबुजा और एसीसी, ये दो सीमेंट के ब्रांड, उन्होंने दो कंपनी एक साथ खरीद लिया। आप मतलब देख रहे हो राइट, एक कंपनी खरीदने की हिम्मत नहीं होती। ही बॉट बोथ द कंपनीज, खुद के पैसों से नहीं, borrowed money, because he is applying this concept. Though he is borrowing at a cheaper rates, investing into the businesses that generates higher returns. जो भी डिफरेंस आ रहा है, ही इज पॉकेटिंग दैट मनी, और क्योंकि खुद का पैसा उसमें काफी कम लगा हुआ है, तो जो उनके रिटर्न परसेंटेज आ रहे हैं वो एम्पलीफाई होकर आ रहे हैं, बढ़ बढ़कर आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपीज है और मेरा कॉम्पिटिटर है उसके पास 1 करोड़ रुपए है, ये बात जिंदगी में ध्यान रखना, 1 लाख रुपए वाला 1 करोड़ रुपए वाले को टक्कर नहीं दे पाएगा, सीधे सीधे तो नहीं दे पाएगा। बट बाय अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट्स वी कैन एक्चुअली कम्पीट विद द 1 करोड़ गाय। माना थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस तरीके से हम लिवरेजेस को यूज करके, दिस इज कॉल्ड एज लिवरेज। अभी आगे समझेंगे लिवरेज क्या होता है, बट ये जो हो रहा है उसे दुनिया क्या कहती है, लिवरेज कहती है, और लिवरेज को यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लिवरेज का दोस्तों दूसरे शब्दों में मतलब होता है एडवांटेज, and we have a clear cut advantage. What's the advantage? We are able to borrow money at 12% and we are able to invest the same money जो हमने 12% में borrow करा, we are able to invest the same money at 20% returns. वो पैसा जो मैंने 12 पे लिया वो कितने पे डाल दिया, 20 पे डाल दिया। जो डिफरेंस आ रहा है 8% का, वो मेरा रिटर्न है, और वो 8% मेरा रिटर्न यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। और अब अगर मुझे और ज्यादा कमाना है तो मैं क्या कर लूंगा, बैंक से 3 लाख रुपीस के लोन की अर्जी लगाऊंगा। देखो मेरे पास तो 1 लाख ही, तो अब मैं बैंक से कितने की अर्जी लगाऊंगा, 3 लाख रुपीस की, और जब मैं 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो उसका 20% कितना होता है, 80,000। 3 लाख रुपीस पर मैं ब्याज भी दूंगा तो कितना बनेगा, 36,000, एंड नाउ इट विल बी 48,000 ऑन माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। नाउ माई रिटर्न्स वुड बी 48%, and I can beat Mr. Warren Buffett because his return is just 20%. जो उनका इन्वेस्टिंग करियर है ना मिस्टर वॉरेन बफे का, उसमें जो उन्होंने रिटर्न निकाला है, एवरेज रिटर्न ओवर हिज लाइफ टाइम, दैट कम्स टू 20%। बहुत बढ़िया से बढ़िया भी इन्वेस्टर होता है तो वो 25 तक जाता है, लेकिन उन्होंने लिवरेजेस को यूज नहीं करा। विद द हेल्प ऑफ लिवरेज वी कैन एक्चुअली बीट दिस गाइस, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ लिवरेज की मदद से ही हम ये कर सकते हैं, है ना दोस्तों। बातों ही बातों में मैंने एक तरह का लिवरेज आपको समझा दिया है, ठीक है। वैसे हमें 3 तरह के लिवरेजेस यहाँ पर पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा पढ़ना है फाइनेंशियल लिवरेज, और तीसरा पढ़ना है कंबाइंड लिवरेज। जैसे ये 3 लिवरेज मैंने आपको पढ़ा दी ना, समझो लगभग हमारा चैप्टर ही ओवर हो गया। दोस्तों इसमें से जो मैं आपको लिवरेज अभी समझा रहा था वो कौन सा था, क्या वो ऑपरेटिंग लिवरेज था या वो फाइनेंशियल लिवरेज, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। मैं मेरे फाइनेंसिंग डिसीजंस को यूज करके लिवरेज ले रहा हूं। लिवरेज को आप एडवांटेज समझना, जब मैं लिवरेज बोलूं ना तुम क्या सुनना, एडवांटेज। सर एडवांटेज की बात कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? सो लिवरेज गिव्स यू एन एडवांटेज, इट गिव्स यू एन एज ओवर द अदर्स, ठीक। अब दोस्तों यहां पर फाइनेंशियल लिवरेज का मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, ठीक है। मुझे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज समझाना है। जैसे ये 2 लिवरेज मैंने आपको समझा दिए ना, उसके बाद ये समझाना ही नहीं पड़ता है बच्चों को। बच्चे समझ जाते हैं कि अब दोनों जो लिवरेज हैं वो एक साथ कंबाइन हो गए हैं, एंड हेंस द टर्म कंबाइंड लिवरेज। यानी एसेंशियली मुझे 2 ही चीजें समझानी, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट का मैं बेसिक आपको आइडिया दे चुका हूं। हालांकि उसमें ज्यादा डेप्थ है, फॉर्मूलाज हैं, बट एक ब्रॉड ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों अब हमें यहां पर समझना है ऑपरेटिंग लिवरेज। 3 इडियट्स मूवी की बात कर रहा हूं, है ना दोस्तों। 3 इडियट्स मूवी में एक तो आमिर खान यानी रेंचो, और फरहान है ना, और राजू रस्तोगी, है ना, ओके। दोस्तों आखिरी में जाते जाते इन्हें एक आइडिया आया था कि हम इन्वर्टर बनाएंगे, बट इन्होंने कहा इन्वर्टर का बड़ा रूप नहीं, हम इन्वर्टर का छोटा रूप बनाएंगे, और इन्वर्टर का जो छोटा रूप होगा ना, हम उसको छोटे छोटे डिवाइसेस में फिट कर दें। तीनों ने कहा अब अपन एक काम करते हैं, इसका प्रोडक्शन शुरू करते हैं, है ना। अभी तक तो अपन प्रोटोटाइप बना रहे थे, प्रोटोटाइप तो ठीक है कॉलेज में बैठे बैठे बन जाता है, लेकिन अगर आपको कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड मशीन्स। तीनों ने दिमाग लगाया रहा मशीन की जुगाड़ आखिर कहां से करें, तो तीनों ने दोस्तों उधर चाइना का टिकट बुक करा, और ये तीनों उड़कर गए चाइना। इन्होंने कहा यहां पर हमें रिक्वायर्ड मशीन्स या उसके कंपोनेंट पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे।
वहां गए, एक चीनी सप्लायर से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, वहां पर चीनी सप्लायर से सारी बातचीत करी और चीनी सप्लायर ने बताया कि हमारे यहाँ पर 2 मॉडल्स अवेलेबल हैं। पहला जो मॉडल है वो है सेमी ऑटोमेटिक और दूसरा मॉडल है फुली ऑटोमेटिक। इन तीनों ने समझा कि सेमी ऑटोमेटिक में क्या और फुली ऑटोमेटिक में क्या। तो चीनी ने बताया देखो सिंपल सी बात है, जो फुली ऑटोमेटिक मशीन रहेगी उसमें मैनुअल लेबर का काम बहुत कम रहेगा। तो वहाँ जो आपका इंडिया में जब आप जाएंगे प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी लेबर की कॉस्ट एक्सेट्रा काफ़ी कम लगेगी। लेकिन क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो महंगी आएगी, और महंगी आएगी तो इसका डिप्रिसिएशन और मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। मतलब सरल शब्दों में दोस्तों इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कहना चाह रहा है कि फुली ऑटोमेटिक मशीन में आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होंगी बट आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। क्यों फुली ऑटोमेटिक मशीन में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होंगी, आप समझ रहे हैं? बिकॉज दैट्स अ फुली ऑटोमेटिक मशीन। पहली बात तो महंगी आएगी तो उसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, ये बढ़ गई आपकी फिक्स कॉस्ट। दूसरा ऑटोमेटिक मशीन है, उसका मेंटेनेंस के नखरे भी ज़्यादा होंगे, ये बढ़ गई आपकी अगेन अनदर फिक्स कॉस्ट। लेकिन फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तेज़ी से प्रोडक्शन फेंकेगी तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट बैठेगी वो पर यूनिट कम बैठेगी, प्रोडक्ट का वेस्टेज भी थोड़ा सा कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम बैठेगी। वैसे तो इन तीनों को आप समझने की जरूरत नहीं थी कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन क्या करेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए समझ लिया। तो चीनी बंदे ने बोला कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी कम गिरेगी, मतलब सस्ती मिलेगी, और इसलिए उसकी जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, लेकिन फिर आपका मैनुअल लेबर का वर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी। राइट, राजू रस्तोगी ने दोनों को ऐसे करके बोला इधर आओ, अपन खुद ही क्यों नहीं सारा का सारा प्रोडक्शन कर लेते, अपने को मशीन की क्या जरूरत है, अपन तीनों ने मिलकर तो इन्वर्टर बना ही दिया है, छोटा इन्वर्टर। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन बंदे रखेंगे, मशीन की ज़रूरत ही नहीं है, अपन मैनुअल प्रोडक्शन कर लेते हैं। दोनों ने उसकी तरफ आंख दिखाई कि मैनुअल प्रोडक्शन करेगा, पागल है क्या, मैनुअल प्रोडक्शन करेगा तो अपनी वो लेबर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी ट्रांसलेट करके बोलूँ तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसने बोला पर समझो तो सही कि फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगी, अपन मशीन ही नहीं खरीद रहे, और अगर अपन मशीन ही नहीं खरीद रहे तो उसका कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं है, और उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं, सो देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। राजू रस्तोगी ने समझा। उन दोनों ने बोला आराम से बोल ले, वो चीनी है उसको समझ में नहीं आएगा, अपन तो हिंदी में बात कर रहे हैं दोस्त। तो अब ये जो है इन तीनों का डिस्कशन चलने लगा। राजू रस्तोगी इस फेवर में था कि अपने को क्या करना चाहिए, मैनुअल वाले मोड पर जाना चाहिए। उधर रेंचो से पूछा गया यार कौन से मोड पर जाने, उसने बोला फुली ऑटोमेटिक। डेयरिंग बंदा था वो, तो उसने कहा फुली ऑटोमेटिक। और इधर फरहान से पूछा तो उसने बोला नहीं अपन एक काम करते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं, अपन किस पे चलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक। तीनों में वहां पर बहस छिड़ने लग गई। राजू रस्तोगी ने बोला मैनुअल, फरहान ने बोला सेमी, और रेंचो बोलता है ऑटोमेटिक। ये जो है ये बंदा राजू रस्तोगी ये किस फेवर में है, ऐसा प्रोडक्शन मेथड लगाओ जिसमें कि कोई फिक्स कॉस्ट नहीं हो, फिर भले ही थोड़ी सी हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो चलेगा। ये जो बंदा था फरहान, ये क्या बोला यार सेमी ऑटोमेटिक पे जाते हैं, वहां 10 लगेंगे। देखो रेंचो तुम्हारे आइडिया में कितने लग रहे हैं 20, मेरे आइडिया में फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है सिर्फ 10, और पर ये जो 10,000 वाला आइडिया उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है 15, और जो महंगी फिक्स कॉस्ट वाला आइडिया उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है 5। यानी देयर आर 3 प्रोडक्शन मेथड्स अवेलेबल। राइट, तीनों ने एक बार फाइनल पूछ लिया। सबसे पहले इससे बोला कि राजू तू बता क्या है तेरा फाइनल, तो उसने बोला माँ के लिए साड़ी खरीदनी है, बहन की शादी करवानी। पिछले 5 सालों में माँ ने एक साड़ी तक नहीं खरीदी, कमों की शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। मैं फिक्स कॉस्ट का बोझ नहीं उठा सकता, मेरा तो फाइनल मन है कि मैं तो जीरो फिक्स कॉस्ट वाले मॉडल पर जाऊंगा। इससे पूछा फरहान से तू बता क्या बोलता है ज्यादा फिक्स कॉस्ट के लिए। अब्बा नहीं मानेंगे, मैं तो 10,000 की ही फिक्स कॉस्ट इनकर कर सकता हूँ विद द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 15। और फिर इससे पूछा, उसने बोला कि अपन तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा वाले पर कमिटमेंट कर दो, सब कुछ देखेंगे, बोलेंगे ऑल इज वेल। दोस्तों तीनों में वहां पर आपस में नहीं बनी, तीनों अलग अलग डिसीजन पर आ गए। अब क्या करेंगे, तीनों में एक मत्ता नहीं हो रही है, तो उन तीनों ने कहा ठीक है आज से हम तीनों के रास्ते अलग अलग। रेंचो ने उसी चीनी बंदे के साथ फुली ऑटोमेटिक मशीन बुक कर दी कि ठीक है मेरी ये मशीन बुक कर दो। इधर फरहान ने कौन सी मशीन बुक कर दी, सेमी ऑटोमेटिक मशीन बुक कर दी।
राजू ने बोला चलो इंडिया, मैं वहां पर बिना मशीन के सारे मैनुअल वर्कर को ट्रेनिंग दूंगा और उन्हीं से मैं काम करवाऊंगा। हालांकि उसमें जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा आएगी, राइट। तो आप यहाँ पर स्टडी कर पा रहे हो कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट हाईएस्ट है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट उससे कम है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम है, इसकी फिक्स कॉस्ट सबसे कम है दोस्तों, दैट्स एन एडवांटेज टू हिम। इसकी फिक्स कॉस्ट उससे थोड़ी सी ज्यादा है और इसकी फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा है, राइट। तीनों में दोस्तों आपस में शर्त लग गई कि चलो देखते हैं, ठीक कितने साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद। हालांकि 10 साल जितना तो मौका ही नहीं अब, है ना। उन्होंने कहा ठीक 1 महीने बाद एक काम करेंगे, इसी जगह पर मिलेंगे और देखेंगे कि कौन कितना सक्सेसफुल होता है। हे हिम्मत, हे हिम्मत, तू लगा बेट, बोल आएगा, आएगा। शर्त लग गई तीनों में। अगले दिन से तीनों भिड़ गए कामकाज पे। इधर राजू ने अपने प्रोडक्शन मेथड से प्रोडक्शन करना शुरू करा, उधर फरहान ने, उधर रेंचो ने, राइट दोस्तों। क्योंकि तीनों में काबिलियत इक्वल थी, है ना। सिर्फ जो फर्क आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्रोडक्शन मेथड्स का फर्क आ रहा है, ठीक है। काबिलियत तीनों में बराबर है। तो तीनों ने जो सेल्स जनरेट करा वो जनरेट करा 1000 यूनिट्स, यानी कि राजू इज ऑल्सो एबल टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। फरहान इज ऑल्सो एबल टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। एंड रेंचो इज ऑल्सो एबल टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। तीनों ने 1000 यूनिट्स का सेल्स करा और अब इन तीनों ने वापस से उसी कॉलेज की छत पर बैठकर बोला चलो देखते हैं किसने आखिर कितना कमाया। तो दोस्तों क्या अब हम यहाँ पर राजू के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसने कितना कमाया, है ना। चलिए कैलकुलेटर पर आएंगे दोस्तों। इनका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 30 रुपीज, ठीक है। तो करना जरा, 1000 इंटू 30 कितना होता है, 30,000 रुपीज इसका सेल्स है। इसकी 30,000 रुपीज की सेल्स को आप मेमोरी प्लस कर लेना, ठीक है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, 25 पर यूनिट इंटू 1000 यानी 25,000। ओके, आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 5000। क्या उसके अगेंस्ट कोई फिक्स कॉस्ट है, नहीं है, यानी इसका एबिट कितना आ रहा है, एबिट 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 बोलो, 5000 आ रहा है इसका एबिट, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसका एबिट आ रहा है 5000। ओके, तो इसका एबिट आ गया यहाँ पर 5000, नजर आ गया आपको। ओके, अब हम दूसरे प्लेयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, फरहान के लिए। आएंगे दोस्तों कैलकुलेटर पे, ऑन का बटन दबाएंगे। ही इज आल्सो एबल टू सेल 1000 यूनिट्स इनटू द सेम सेलिंग प्राइस 30 रुपीज बिकॉज द प्रोडक्ट इज द सेम। सो 1000 इंटू 30,000 गया मेमोरी में, 15 इंटू 1000, 15 रुपीज की ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 1000, 15,000 गया मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल। कॉन्ट्रीब्यूशन इज 15,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 10,000, यानी कितना आ रहा है 5000। अरे वाह, तो देखा जाए तो इसका एबिट और इसका एबिट कैसा आ गया दोस्तों, सेम आ गया। अब रेंचो की बारी, चलो आ जाओ। सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, 30 रुपीज पर यूनिट यानी 30,000 हो गया क्या सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट है 5 पर यूनिट ऑन 1000 यूनिट यानी 5000 रुपीज हो गया वेरिएबल कॉस्ट। बचा कितना 25,000, उसमें से कितने फिक्स कॉस्ट गई 20,000 की, कितना बच रहा है 5000। यानी तीनों में से एक भी बंदा बेट जीता या तीनों बराबर पर आ गए, तीनों बराबर पर आ गए, राइट। और तीनों में हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों में काबिलियत एक बराबर है। काबिलियत एक बराबर है का मतलब है कि तीनों में मार्केटिंग के एफर्ट्स एक जैसे, मार्केटिंग का टैलेंट एक जैसा। सो दे आर एबल टू सेल इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स एंड राइट नाउ दे आर एबल टू अर्न इक्वल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। दोस्तों तीनों में से कोई शर्त जीता या टाई ब्रेकर हो गया, टाई हो गया मैच, फिर से वापस से लगी शर्त। एक काम करते हैं, नेक्स्ट मंथ हम आखिर फिर से मिलेंगे ठीक इसी जगह पर और देखते हैं कौन कितना ज्यादा सक्सेसफुल। तीनों ने दोस्तों मार्केटिंग के एफर्ट फिर से लगाने शुरू करे। और इधर ये जो बंदा है, ये राजू रस्तोगी, ये अब कितनी यूनिट सेल कर पा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, 1200 यूनिट्स ये सेल कर पा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। ओके, और क्योंकि तीनों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है दोस्तों, हाँ, इनसे तो लोग पूछते हैं कि कितना लोगे भाई इंटरव्यू में, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इसने भी 1200 यूनिट्स बेची और इसने भी कितनी यूनिट्स बेची 1200, और इसने भी कितनी यूनिट्स बेची 1200। अब हम एक काम कर रहे हैं, रिकैलकुलेट कर रहे हैं सारी की सारी चीजें एबिट लेवल तक 1200 यूनिट्स पर। कैलकुलेटर पर आएंगे दोस्तों, तो समझदार बच्चा 1200 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेगा, यानी कितना आ रहा है 36,000 आ गया, और उसको मेमोरी में प्लस में डाल लो। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी यूनिट्स इंटू कितने रुपीज, 1200 यूनिट्स इंटू 25 यानी 30,000 हो रही है वेरिएबल कॉस्ट। माइनस कर लीजिए दोस्तों, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 6,000, इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस करेंगे 0, यानी वाओ इसकी कमाई बढ़ गई क्या
यस, अब इसकी कमाई हो गई है 6,000 रुपीज। ठीक है, तो इस बंदे ने, राजू ने 6,000 रुपए दोस्तों के सामने रख दिए कि ये देखो, ये रही मेरी इस महीने की इनकम। इसकी बारी आई दोस्तों, इसने बोला 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना, 30। कैलकुलेटर चलने देना, मन लगा रहेगा। 36,000 आ रही है सेल्स। 36,000 की सेल्स के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, 15 पर यूनिट इंटू 1200 यूनिट्स, यानी 18,000 की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। कितना बच रहा है कंट्रीब्यूशन, 18,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस कर देंगे, 10,000। दैट गिव्स यू 8,000। तो यहां पर दोस्तों फरहान ने कितने रुपए रख दिए, 8,000 रुपए रख दिए और बोला देख राजू, तुझसे ज्यादा सक्सेसफुल आज मैं हूं, राइट। फिर आया इन सबका लीडर रेंज, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम लोग, कौन सक्सेसफुल है, 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, बोलिए क्या, 30 रुपीज यानी 36,000। अच्छा, जो फिक्स कॉस्ट है वो, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ कितनी, 5 पर यूनिट इंटू 1200 यूनिट्स यानी 6,000 रुपीज। कितना हो रहा है दोस्तों, 36,000 माइनस 6,000 यानी कितना, 30,000 आ रहा है। इसमें से कितना माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट 20,000। कितना आ रहा है, 10,000। ठीक है, यानी देखा जाए तो इन तीनों दोस्तों में आखिर जीता कौन, रैंचो जीत गया, बिकॉज ही इज एबल टू अर्न कितना, 10,000। दोस्तों क्या इन तीनों में टैलेंट अनइक्वल है, या तीनों में टैलेंट तो बराबर ही था, टैलेंट तो बराबर ही था। तीनों की कंपनीज ने सेम अमाउंट ऑफ सेल्स जनरेट करा, लेकिन क्या बॉटम लाइन यानी ऑपरेटिंग इनकम तीनों का सेम आया, या ये तीनों का अलग अलग आया, तीनों का अलग अलग आया। ठीक है, लोग इसे किस्मत कहते हैं, हम इसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। उसकी किस्मत होगी जो उसने उतना ही माल बेचकर ज्यादा पैसा बना लिया। हम इसे क्या कहते हैं, इट इज एडवांटेज, इट्स एन ऑपरेटिंग एडवांटेज। दोस्तों आप में से कुछ समझदार स्टूडेंट्स हैं जो ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर रैंचो क्यों सक्सेसफुल हो रहा है लाइफ में। उसकी वेरिएबल कॉस्ट कम आई हो, जितनी ज्यादा यूनिट सेल्स करेंगे उतनी ज्यादा अपनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, है ना, क्योंकि इसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, शब्दों पर गौर फरमाइए, मैंने वर्ड क्या यूज करा, कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसके कॉस्ट स्ट्रक्चर में वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कम, और फिक्स कॉस्ट क्या है, ज्यादा। चलेगा, कोई बात नहीं। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो कौन सी कॉस्ट बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन वो उसकी कम है पर यूनिट, एज कंपेयर टू इनकी 15 और 25 पर यूनिट, उसकी सिर्फ कितनी, 5 पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा इसकी जो कॉस्ट है वो कम स्पीड से बढ़ेगी, इन दोनों की कॉस्ट ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। और क्योंकि इसने एक बार का बर्डन ले लिया है फिक्स कॉस्ट का, तो अब दैट रिमेन्स फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ही इज सेलिंग 1000 यूनिट्स या फिर ही इज सेलिंग कितनी, 1200 यूनिट्स। मैं कहता हूं ये अभी 1500 यूनिट्स बेच दे, क्या इसकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। और जो बढ़ेगी वो तो चिंदी सी कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट से जरा सी, कितनी, सिर्फ 5 रुपीज है। हाँ, तो एडवांटेजियस पोजीशन में, यहाँ पर मोस्ट एडवांटेजियस पोजीशन में कौन है, रैंचो यहाँ पर मोस्ट एडवांटेजियस पोजीशन में है। ठीक है दोस्तों, इसे दुनिया कहती है ऑपरेटिंग लेवरेज। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाता हूं। दोस्तों एक कंपनी है शेयर मार्केट में, और उसका एग्जांपल लेकर हम समझेंगे कि कैसे कंपनीज ऑपरेटिंग लेवरेज का एडवांटेज लेती है। ओके, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और आपको रास्ता नहीं मालूम है, व्हाट डू यू डू, वी यूज गूगल मैप्स। हम उसकी लोकेशन डालते हैं और उसको सर्च कर लेते हैं और वो मैप हमें बता देता है कैसे कैसे जाना है, राइट। दोस्तों गूगल मैप्स तो अमेरिका का है, एक इंडिया की भी कंपनी है जो मैप सर्विस प्रोवाइड करती है, मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया नाम की कंपनी, सुना है क्या आपने, मैप माई इंडिया नाम की कंपनी है, और उसका शेयर भी यहाँ पर लिस्टेड है। ठीक है, तो सीई इन्फो सिस्टम्स के नाम से उसका शेयर लिस्टेड, देखो वो टिकर भी आ रहा है, मैप माई इंडिया आ रहा है। हाँ, तो अगर आप चाहो ना तो अभी आप, आपका जो सपोज करो एंड्रॉइड फोन है, तो उसके अंदर प्ले स्टोर के अंदर अगर आप ये मैप माई इंडिया वर्ड डालोगे, या मैपल्स नाम से है इनका, है ना, मैपल्स वाला इनका मैप है, ये देखो ना यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, तो ये मैपल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनका भी वो, इनकी इंडियन, इन फैक्ट ये है कि ये कंपनी गूगल से ज़्यादा पुरानी है। मतलब गूगल ने जब मैप शुरू किया था ना, उससे पहले से ही कंपनी शुरू करी, बट यू नो द मार्केट पावर ऑफ गूगल, राइट। तो इसलिए जब आप एंड्रॉइड फ़ोन ही खरीदते हो तो उसके अंदर प्री लोडेड आती है सारी चीज़ें, सो दैट गिव्स गूगल एन एडवांटेज। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर कल को कभी भी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार फॉरेन कंपनी के पास हमारे यहाँ का डेटा नहीं जाना चाहिए और कुछ भी ट्रेड वॉर हुआ, तो फिर उस केस में दिस कंपनी इज गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी, कि फिर लोगों को मैप सर्विसेज तो यूज करना ही करना है ना। आज स्विगी वाला, जोमेटो वाला डिलीवरी कैसे करता है,
वो मैप के थ्रू ही वो लोग डिलीवर करते हैं ना, मैप पे ही तो लोकेशन आती नहीं, तो उसको क्या मालूम आपका घर कहाँ पर, राइट। और फिर उस केस में इन सारी कंपनीज को किस पर आना पड़ेगा, इस कंपनी पर आना पड़ेगा, अगर किसी फॉरेन मैप सर्विसेज को बैन किया गया तो, राइट। ये कंपनी दोस्तों देखिए क्या लिखा है, द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1995, यानी आज से 30 बरस पुरानी है ये कंपनी। दोस्तों 30 साल पहले ही इन्होंने मैपिंग करना शुरू कर दिया था, और मैपिंग करना आसान नहीं, उसके लिए आपको हर एक एक गली में गाड़ी लेकर जाना पड़ता है, और आपने कभी कभी देखा होगा वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है जो सारा व्यू कैप्चर करता चला जाता है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो पूरा उसको कनेक्ट करके पूरा वो एरियल व्यू और वो ज्योग्राफी व्यू और स्ट्रीट व्यू वो सारा वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर सैटेलाइट के थ्रू भी ये काम अचीव होता है, ठीक है। तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन द रोड आपका जो आपने वीडियो लिया है और सैटेलाइट के थ्रू कॉम्बिनेशन करके, दिस इज हाउ दे डेवलप मैप। दोस्तों लेट अस मेक एन अजम्पशन कि आज की तारीख में इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन के यूजर्स की संख्या है 1 करोड़। ऐसे मैं मन से एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के यूजर्स की संख्या कितनी है, 1 करोड़, है ना। अब अगर दोस्तों मैंने चलती क्लास में यहाँ पर एंड्रॉइड में प्ले स्टोर मैंने ओपन करा और यहाँ पर मैंने मैप माई इंडिया डाउनलोड कर लिया, एंड नाउ अब मैंने बोला स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, और अब से मैं इनका मैप यूज करने लग गया, मैपल्स यूज करने लग गया, बताइए कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी या कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट तो क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट है वो कैसी है, फिक्स। क्योंकि मैपिंग करने के लिए उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक जना यूज कर रहा है 2 जने, जो उनका सारा फिक्स कॉस्ट, जो सारा उनका कॉस्ट जाता है दैट इज फिक्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। कितने भी यूजर्स यूज करें, 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ यूजर यूज कर ले, उनको जो मैप के अंदर एफर्ट्स डालने हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट कैसी है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स। तो अब अगर इस कंपनी के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की संख्या 50% से बढ़ती है, यानी 1 करोड़ की जगह कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं, 1.5 करोड़, क्या इनकी कुछ भी 1 भी रुपए की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं, इनकी एज सच ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं, हल्की फुल्की रहती है वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि सर्वर से डेटा यूज होता है, बट दैट्स नॉट अ मेजर कॉस्ट, द मेजर कॉस्ट इज फिक्स। यानी कि अब जो इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा या जो इनका एबिट बढ़ेगा, ईबीआईटी ऑपरेटिंग इनकम, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। आप नहीं समझे मेरी बात? देखो यहां पर गौर फरमाइएगा दोस्तों, बहुत काम की बात हो रही है आज, और जब आप शेयर मार्केट में एनालिस्ट बनेंगे तो यही तो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये जो राजू है ना, ये बेचारा गलत कॉस्ट स्ट्रक्चर में फंस गया। कैसे गलत कॉस्ट स्ट्रक्चर में फंस गया? इसका सेल्स 20% बढ़ा है, 1000 यूनिट्स की बजाय कितनी यूनिट्स सेल हुई है, 1200। इसका सेल्स 20% से बढ़ा है यूनिट्स, इसका सेल्स का रेवेन्यू भी 20% से बढ़ा है, आप देख पा रहे हैं। इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ी, क्योंकि जब आप 20% यूनिट्स ज्यादा बेचोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगी, देखा आपने। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 20% से बढ़ा है, देखा आपने। हाँ, सारी चीजें यहां से यहां तक 20% से बढ़ी है, इसकी कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। तो इसका जो ऑपरेटिंग इनकम है या एबिट है वो भी कितने परसेंट से बढ़ा है, 20% से बढ़ा है। क्या इसको एज सच कोई एडवांटेज मिला, या इसने जितनी मेहनत करी उतना ही इसे फल मिला है? जितनी मेहनत करी जिंदगी में से उतना ही फल मिला है। हम क्या चाहते हैं दोस्तों, जिंदगी में जितनी मेहनत करे उतना फल मिले या ज्यादा फल मिले? ज्यादा फल मिले, राइट। तो इस बंदे ने मेहनत करी है कितनी, 20%, ठीक है। तो इसको फल भी कितना मिला है, फल कैसे बनाते हैं यार, ऐसे ऐसे कुछ बना दिया मैंने फल, ठीक है। तो इसको फल कितना मिला है, 20%। अब अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, सेकंड किरदार की बात करें, तो इसने भी जिंदगी में कितनी मेहनत करी, ये इग्नोर करना, इसने कितनी मेहनत करी, 1000 हैज गॉन अप टू 1200, 20% से इसका यूनिट बढ़ा है। तो देखिए आप 20% से इसका सेल्स भी बढ़ा हुआ है, 30,000 प्लस 20% इज 36,000। इसका वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ा है, 15,000 प्लस 20%। तो इसका कंट्रीब्यूशन भी आप देखिए कितने परसेंट से बढ़ा है, 20% से, ठीक है। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ी है या कांस्टेंट रह गई? कांस्टेंट रह गई। दोस्तों 2 मिनट के लिए मैं एक फेक अजम्पशन ले रहा हूं कि अगर इसकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती 20% से, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है, तो इसकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती कितने से, 20% से। तो अब ये 10 की जगह क्या हो जाता, 12 हो जाता, और फिर 18,000 माइनस 12,000 कितना हो जाता, 6,000। तो अल्टीमेटली क्या यहाँ पर फरहान और राजू में कोई फर्क होता है? तो दोनों एक ही हो जाते, दोनों एक ही हो जाते। देखिए आप यहाँ पर भी 20% ही बढ़ा है और यहाँ पर भी 20% ही बढ़ता ना, 5 विल बिकम
6 तो कितना रिजल्ट मिलता 20%। लेकिन हकीकत ये हुई कि 15 से 18,000 जब हम गए तो 20% से तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम रह गई। तो अब अल्टीमेटली हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 8,000। सो 5 हैज बिकम 8, यानी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ 5। सो देयर इज अ जंप ऑफ कितना 60,000। मतलब दोस्तों इस बंदा ने जितना मेहनत किया है, ये फरहान ने जितना मेहनत किया है ना, क्या जिंदगी में इसे उतना फल मिला है या कहीं ज्यादा फल मिला? देखो इसने कितनी मेहनत करी 20%, लेकिन आप देख पा रहे हो इसे जो फल मिला है वो कितना फल मिला दोस्तों 60% का इसे फल मिला है। ठीक है। आप क्या चाहते हो जिंदगी में? आप क्या चाहते हो? जितनी मेहनत करो उतना मिले या एडवांटेज मिले? एडवांटेज मिले। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, बट टू गेट एडवांटेज यू हैव टू डू समथिंग। यानी यहां पर आपको इस लिवरेज को यूज करते आना चाहिए। दोस्तों अपन एक काम करें, रेंचो का किस्सा देख लें। रेंचो का भी एफर्ट उसने 20% ही लगाया, साफ दिख रहा है। ही इज एबल टू सेल 1200 यूनिट्स एज कंपेयर टू 1000 यूनिट्स। उसका सेल्स भी 20% से ही बढ़ा है। उसका इधर वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ा है। देखिए देखिए देखिए, यहां पर कंट्रीब्यूशन भी 20% से ही बढ़ा है। 25,000 हैज बिकम 30,000। देखा आपने, कंट्रीब्यूशन भी कितने से बढ़ रहा है 20% से। अगर दोस्तों ये 20,000 भी 20% से बढ़ जाता और कितना हो जाता 24, तो ये कितना होता आज 6। और हम क्या बोलते, क्या रेंचो कुछ नहीं, 5 का कितना करा 6 करा, यानी वही 20% से, मतलब जितनी मेहनत करा उतना ही फल पाया। लेकिन दोस्तों आज हमें मालूम है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ती है वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ, या फिक्स कॉस्ट तो वहीं चिपक कर रह जाती है, वहीं चिपक कर रह जाती है। तो अब इस बंदे की जो फिक्स कॉस्ट रहेगी वो 20,000 ही रहेगी। यानी इस बंदे को जो अब अपनी मेहनत का फल मिलेगा 30,000 माइनस 20,000, कितना फल मिलेगा इसको 10,000 का फल मिलेगा। ठीक है। यानी देखा जाए तो इसका 5,000 का एबिट कितना हो गया 10,000। सो दैट्स अ जंप ऑफ कितना 100%। कैन यू सी, जिंदगी में ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। इनफैक्ट आप रास्ते चलते देखो, हमारे देश की आबादी 140 करोड़, कौन मेहनत नहीं कर रहा है? कौन मेहनत नहीं कर रहा है? सभी मेहनत कर रहे हैं। सभी को भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं। लेकिन उसी 24 घंटे में कुछ लोग ज्यादा अच्छा कर पा रहे और उसी 24 घंटे में कुछ लोग गुजारा भी नहीं कर पा रहे। द रीजन इज एडवांटेज। यहां पर दोस्तों देखिए, इस बंदे ने 20% एफर्ट लगाया, इसको रिजल्ट 20 ही मिला। इस बंदे ने 20% एफर्ट लगाया, इस बंदे को भगवान ने 60% रिजल्ट दिया है। और इस बंदे ने 20% एफर्ट लगाया, इस बंदे को भगवान ने 100% रिजल्ट दिया है। तो मोस्ट एडवांटेजियस पोजीशन में कौन है? ये बंदा रेंचो। और ये क्यों आ रहा है एडवांटेज में? एक सिंगल रीजन बताना। क्या इसने एफर्ट ज्यादा लगा इसलिए इसको एडवांटेज ज्यादा मिला? एफर्ट तो इक्वल है, एफर्ट तो इक्वल है। दोस्तों क्या इसको सेल्स रेवेन्यू ज्यादा मिला बाकियों के बदले में? इसका सेल्स रेवेन्यू भी सबसे सेम है। ठीक है, सेम है। मेरे गहरे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ये जो डिसप्रोपोर्शनेट एडवांटेज मिल रहा है रेंचो को, ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट या फिर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर ये फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं होती और ये भी वेरिएबल होती, कोई एडवांटेज नहीं होता। अभी मैंने आपको साबित कर दिया था, अगर ये फिक्स कॉस्ट 10,000 फिक्स नहीं होती और ये भी क्या होती वेरिएबल होती, तो फिर ये 10,000 कितना होता 12,000, और 18 माइनस 12 कितना होता 6। इनफैक्ट ये वाली कॉस्ट फिक्स नहीं होती, ये भी वेरिएबल होती, तो ये 20,000 होती, ये 24 होती, और 30 माइनस 24 क्या होता 6। तो फिर उस केस में किसी को भी कोई एडवांटेज मिलता क्या? यानी ये एडवांटेज क्यों अक्रू हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर। सर कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? आपकी टोटल कॉस्ट में कितना प्रोपोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का है और कितना प्रोपोर्शन फिक्स कॉस्ट का, कितना कंपोजिशन है आपकी टोटल कॉस्ट का वेरिएबल और फिक्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट स्ट्रक्चर। और एडवांटेजियस पोजीशन में कौन रहता है? जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जब समय के साथ साथ हमारी तरक्की होगी, जब हम ज्यादा वॉल्यूम सेल करेंगे, तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो मेजर पोर्शन ऑफ द कॉस्ट है वो बढ़ेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली जितना भी सारा प्रॉफिट है वो उतरकर ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा। नहीं समझे आप मेरी दोस्तों? यहां पर 5,000 रुपीज से बढ़ा है इसका कंट्रीब्यूशन, देखिए आप। लेकिन वो जो 5,000 है उसके अगेंस्ट एक भी रुपए से हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ी है नहीं। तो पूरी 5,000 रुपए की बढ़त उतरकर कहां आ गई है? प्रॉफिट्स में आ चुकी है, यानी ऑपरेटिंग इनकम में आ चुकी है। ठीक है। तो ऐसा बिजनेस जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन
ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम हो, वो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो फिक्स कॉस्ट का लोड ज्यादा ले रहा है उसका वेरिएबल कॉस्ट का ऑटोमेटिक लोड कम होगा। जस्ट लाइक इट हैपेंड इन केस ऑफ रैंचो, उसने बोला नहीं मैं तो फुली ऑटोमेटिक मशीन पर जाऊंगा, उससे मेरा फिक्स कॉस्ट भले ही बढ़ता है तो बढ़ जाने दो, ऑल इज वेल, मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो रही है। और एग्जैक्ट सेम किस्सा मैंने आपको यहां पर इस कंपनी के लिए बता दिया, किसके लिए, मैपमाई इंडिया के लिए, बिकॉज उन लोगों ने अपना मैप वैप एटसेट्रा ऑलरेडी सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। अब उन्होंने थोड़ा सा भी मार्केटिंग में एफर्ट डाला, 10% या 20% भी एफर्ट डाला, हाँ सेल्स बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इनकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। इनको क्या एक एक यूजर के लिए बार बार एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, एप्लीकेशन बनी बनाई तैयार है, बनी बनाई तैयार है, हाँ बस एक्सेस देना है, दैट्स इट। गौर फरमाइएगा दोस्तों, बिजनेस मॉडल देखना, आप दिमाग से बिजनेस करना पड़ता है आज की तारीख में, राइट। वो ट्रेडिशनल धंधे में इनकम नहीं है, तो दिमाग वाला काम क्या है, मैं ऐसा बिजनेस करूं जिसमें कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो एक बार का जो लग गया वो लग गया, अब मैं एडिशनल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट अगर बेचूंगा तो रेवेन्यू तो मेरे पास पूरा पूरा आएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट वेरिएबल कॉस्ट कुछ खास है ही नहीं। तो जो भी सारा कंट्रीब्यूशन आएगा अच्छा खासा आएगा कंट्रीब्यूशन, और वो पूरा ही कंट्रीब्यूशन उतरकर ऑपरेटिंग इनकम में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए मुझे एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लगानी, तो जो सारा एडिशनल कंट्रीब्यूशन आएगा वो उतरकर ऑपरेटिंग इनकम में चला जाएगा, एंड आई वुड बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। और आज की तारीख में ऐसे बिजनेस मॉडल से जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ज्यादा आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स क्या है, ऐसा ही तो बिजनेस मॉडल है। अगर किसी एक व्यक्ति ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, मान लो उसने 500 रुपया पे करा, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पे ले लिया, बस तो बोलो क्या, कुछ नहीं। नेटफ्लिक्स की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम है और फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, राइट। और गूगल भी जितने सारे धंधे करता है वो सारे इसी बिजनेस मॉडल पर है। जीमेल जो हम यूज करते हैं, तो अगर एक व्यक्ति ने ऑनबोर्ड करा जीमेल पर, तो अच्छा क्या जीमेल पे बर्डन पड़ जाएगा, उसको वापस से चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं करनी, है ना। ट्रेडिशनल धंधे होते हैं ये, प्रोडक्ट बना बना कर बेचो, तो प्रोडक्ट बना बना कर बेचो में अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपको बनाना भी ज्यादा पड़ेगा, तो आपका जो एडवांटेज है वो अब कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे एक नया सेलफोन बनाना है तो वापस से मुझे इसके लिए सारा मटेरियल, लेबर, सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन इनमें ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों ऐसे बिजनेसेस जिसमें फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन कॉस्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम है, ऐसे बिजनेसेस को अनड्यू एडवांटेज मिलता है। कब? जब उनका वॉल्यूम जंप होता है। थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम जंप हुआ ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी शूट अप कर जाती। नहीं समझे मेरी बात? सबका वॉल्यूम यहाँ पे 20% से ही जंप हुआ है, ये यहाँ पे सबका वॉल्यूम 20% से जंप हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा रखा, इन्होंने कैसा रखा, इन्होंने कैसा रखा, उससे इनकी बॉटम लाइन पर फर्क पड़ता है। और ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत मेजर फर्क है। तुम 20% बढ़े और मैं कितना बढ़ गया, 100%, तो मैं तो यूं ही 5 गुना तरक्की कर गया हूं ना। तुम तो 20 ही आगे बढ़े और मैं 100 आगे बढ़ गया हूं, तो मैं 5 गुना ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ चुका हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो दोस्तों ऐसे बिजनेसेस जिसमें फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा है वो बहुत तेजी से बिजनेसेस शूट अप करते हैं, है ना। ऐसे मुझे एक दो बिजनेस मॉडल्स बताइए जिसमें रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट होता है और बहुत ही लो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होता है। होटल्स, ताज होटल क्या है, चलो ताज होटल का जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स। भाई सबसे बड़ी कॉस्ट होटल के लिए वो जमीन और बिल्डिंग का मेंटेनेंस, दे हैव टू डू दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ की वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम अगर आ भी जाएगा तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ खास है ही नहीं, जो कॉस्ट है वो सारी की सारी कौन सी है, फिक्स कॉस्ट। यानी जो भी, मान लो ताज होटल ने 15,000 रुपए लिया आपसे एक रूम का, एक दिन का, तो 15,000 रुपए सीधे ही उनका सेल्स रेवेन्यू बढ़ा, उसके अगेंस्ट प्रैक्टिकली कोई वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे देंगे तो 15,000 रुपए में 1,000 रुपए का ब्रेकफास्ट, 14,000 रुपए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सीधे ऑपरेटिंग इनकम में जाएंगे। मतलब ऐसे बिजनेसेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं। कंगारू को देखा आपने छलांग लगाते हुए, तो ऐसे बिजनेसेस जिनकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा, फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा है ओवरऑल कॉस्ट में, ऐसे बिजनेसेस तेजी से छलांग लगाकर आगे बढ़ते हैं। क्या क्लियर है? एंड दैट्स एन एडवांटेज। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस एडवांटेज को क्वांटिफाई करना चाहें, देखिए किसी भी चीज को समझने के बाद उसको क्वांटिफाई करना जरूरी, अदरवाइज हाउ वुड यू कंपेयर। मैं आपके सामने एक शेयर खोल के रख दूंगा मैपमाई इंडिया का और एक और दूसरी कंपनी का शेयर खोल दिया, आपने का एडवांटेज इसको भी और इसको भी है, बट आखिर किसको ज्यादा एडवांटेज है और किसको कम एडवांटेज है, उसके लिए हमें अब इस एडवांटेज को मेजर करना पड़ेगा।
इसको मेजर करना इतना आसान है, इतना आसान है, तो आपसे पहले लोग आए और फॉर्मूले बना बना कर चलेगा। आपको भी मैं बोलता तो आप भी एडवांटेज मेजर कर लेते। देखना दोस्तों एडवांटेज कैसे मेजर करेंगे। हमने दिल की बात बताना कि ये जो राजू है राजू है ना ये, हाँ, ये जो राजू रस्तोगी है ना, क्या इसको कोई एडवांटेज है? बेचारे को ऐसा कोई एडवांटेज ही नहीं, एडवांटेज ही नहीं। बस ये जितनी मेहनत करेगा ना जिंदगी में, हाँ, इसको उतना ही फल मिलेगा। जैसे कल को अगर इसने 1000 की जगह 1500 यूनिट्स बेच दी ना, तो इसने कितनी मेहनत करी? 50%। आप लगे तो मेरे से शर्त लगाओ, फिर बात करते हैं। इसका ऑपरेटिंग इनकम 50% से ही बढ़ेगा, यानी 7500 ही होगा। करके देख लें एक बार। चलो 1500 यूनिट्स अगर बेची एट द रेट ऑफ 30 रुपीज, यानी कितने रुपए का माल बेचा? 45,000। फिर इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 25 पर यूनिट इंटू 1500 यूनिट्स, यानी 37,500, यानी 7,500 क्या आ गया इसका कंट्रीब्यूशन? कोई फिक्स कॉस्ट नहीं, ये आ गया। क्या इसको एडवांटेज मिला या इसको कोई एडवांटेज नहीं? कोई एडवांटेज नहीं। क्यों बोल रहे हैं आप कोई एडवांटेज नहीं? बिकॉज चेंज इन द ऑपरेटिंग इनकम, इसका जितना चेंज हो रहा है ना ऑपरेटिंग इनकम में, कितना चेंज हो रहा है ऑपरेटिंग इनकम में? 20% इज सेम एज द चेंज इन द सेल्स। जो इसका सेल्स चेंज हो रहा है वो भी कितने से हो रहा है? 20%। यानी एज सच ही इज नॉट एंजॉइंग एनी एडवांटेज। देखो भगवान इतना भी गलत नहीं करेगा कि अगला मेहनत कर रहा है और उसको फल नहीं दे, पर अगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही तो भगवान क्या बोलेगा? ठीक है, जितनी मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा, और जितनी मेहनत कर रहा है उतना ही फल मिल रहा है। यहां पर आना दोस्त, फरहान के केस मेहनत कितनी करी? परसेंट में बोलो, परसेंट में बोलो। 20%। फल 20% मिला या फल 60% मिला? फल 60% मिला, मतलब इसकी किस्मत चमक रही है। कितना गुना फल मिल रहा है? मेहनत का कितना गुना फल मिल रहा है? 3 टाइम्स। मेहनत का 3 गुना फल मिल रहा है ना। मेहनत किसी इंसान ने 20 करी और फल कितना मिल रहा है? 60, तो उसको 3 गुना फल मिल रहा है। मेहनत करी इस बंदे ने 20, इसको फल मिला कितना? 100। इसको कितना गुना फल मिल रहा है? बोल दो बोल दो बोल दो। 5 टाइम्स इसको फल मिल रहा है। बस दुनिया इसे ही कहती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। वही ऑपरेटिंग लेवरेज के मेजरमेंट को हमने क्या नाम दे दिया? हाउ मच इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला अगर आपको बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो आप कैसे बनाते फॉर्मूला? क्या लिखते हैं आप फॉर्मूले में? परसेंटेज चेंज इन, है ना, परसेंटेज चेंज इन एबिट, है ना, या फिर ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय क्या? परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इसके केस में 20 डिवाइडेड बाय 20 होता है, आंसर वुड बी 1। इसके केस में 60 बाय 20 होता है, आंसर वुड बी 3। इसके केस में 100 बाय 20 होता है, आंसर वुड बी 5। और जो मेजर आ रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज का वो सबसे हाईएस्ट किसके केस में आ रहा है? इसके केस में आ रहा है। ठीक है, तो ही इज एंजॉइंग द हाईएस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का दोस्तों फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अपन दोस्तों यहाँ पर अगर फरहान का डेटा यूज करें तो 60 बाय 20%, यानी आंसर कितना आता है? 3 टाइम्स आता है इसका ऑपरेटिंग लेवरेज। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पहला वाला कैंडिडेट है उसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। हाँ, और ये जो दूसरा वाला बंदा है इसका आ रहा है 3 टाइम्स का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और तीसरे बंदे का कितना आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। सो दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी कि दोस्तों अगर आपको अब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनीज का एनालिसिस करते वक्त हम ये देखते हैं ना कंपनी कितनी ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर मैं जनरली क्या देखते हैं कि कंपनी का सेल्स कितना ग्रो करेगा। बट क्या सेल्स का ग्रोथ उतना इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइंड है? क्योंकि तीनों कंपनीज ने सेम तरक्की करी 20%, 20%, 20%, लेकिन अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन मिला वो सबसे ज्यादा उसको मिला जिसका कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरफ टिल्टेड था, जहां पर फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा हो और वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम हो। ठीक है दोस्तों, इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 जरूर आ रहा है, बट डज दैट मीन ही हैज गॉट एनी काइंड ऑफ एडवांटेज या देयर इज नो एडवांटेज? ये 1 तो उसकी मेहनत का ही फल है, there is no advantage. ठीक है, so degree of operating leverage of 1 means there is an advantage or there is no advantage. There is no advantage. 3 times means some advantage and 5 times means high advantage. Is that clear? अब ये 5 times का मीनिंग क्या है? 5 times का मीनिंग है कि इंसान तू जितनी मेहनत करेगा उसका 5 गुना तुझे भगवान फल देगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, यहां पर बंदे ने 20% मेहनत करी थी। हाँ, आपको लगे तो मुझसे शर्त लगाओ, अगर ये बंदा 50% मेहनत करता तो 50% मेहनत करता तो कितनी यूनिट्स बेचता?
1500 यूनिट्स बेचता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 50% एफर्ट डाल देता ना तो उसका 5 गुना करना। जरा 50% का 5 गुना करके बताना कितना होता है, 250%, है ना। लगे तो शर्त लगाओ, फिर बात करते हैं इसका। जो 5000 का ऑपरेटिंग इनकम है ना, 250% से बढ़ेगा। बढ़ा के बताना जरा नंबर क्या है, 250% बढ़ाना जरा इसको। 5000 प्लस 250% कर दो, कितना आ रहा है, 17500, है ना। अब आपको विश्वास नहीं होता, आप इधर वेरीफाई करके देख लो दोस्तों। 17500 नहीं आए तो मेरा नाम प्रवीण खटोड़ करके आ रहा है ना। हाँ देखिए दोस्तों, अगर ये 30,000, अगर ये 50% बढ़ गया तो ये 30,000 कितना हो जाएगा, बोलो ना, 45,000। ये जो 5,000 है ये कितना हो जाएगा, 7,500। सब 50-50% बढ़ा रहा हूं यार। ये जो है ये यहां से भी निकाल सकते हैं, कितना आता है ये 37,500 ना। लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया, वो तो सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी। यानी कि कितना आ रहा है, 17,500। सो दैट्स अ जंप ऑफ 250% का जंप है दोस्तों, बाय जस्ट पुटिंग इन कितना परसेंट एफर्ट्स, 50% एफर्ट्स। ये होता है दोस्तों 5 टाइम्स का लेवरेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों। अभी अभी में ये जो होटल्स हैं, जैसे इंडिया में ताज होटल्स भी तो एक लिस्टेड कंपनी है, नाम ध्यान है क्या आपको, शायद IHCL के नाम से है। अरे कोई कंपनी नहीं IHCL, इंडियन होटल्स देख लो, इंडियन होटल्स। ये जो इंडियन होटल्स है ना, यही ताज है। ताज 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 मुंबई आपने सुना होगा ना, हाँ तो वो ये रही ना कंपनी, इंडियन होटल्स। ये देखो यहाँ कहीं लिखा ही होगा ताज ब्रांड। ये ताज टाटा का ही है, ये आपको मालूम है ना। ओके देखो ना, ये लिखा तो है लास्ट सेकंड थर्ड लाइन में, द कंपनी होटल चेन्स इंक्लूड ताज, सिलेक्शंस, विवांता, जिंजर, ये सब इनके ही ब्रांड है, इस कंपनी के, है ना। क्या नाम बोला मैंने कंपनी का, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, राइट। दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था तो होटल के धंधे लगभग ठप पड़ गए थे, क्योंकि कोई फॉरेन विजिटर्स आ नहीं रहे थे घूमने फिरने इंडिया, ना कोई यहाँ से वहां जा रहा था, ना कोई लोकल ट्रेवल कर रहा था, है ना। जिसकी वजह से जो होटल के शेयर्स थे वो पिट गए थे 2020 में। लेकिन जैसे ही दोस्तों लॉकडाउन ओपन हुए, रिवेंज ट्रेवल नाम का आपने कोई कॉन्सेप्ट सुना है क्या? देयर वाज अ रिवेंज ट्रेवल। रिवेंज ट्रेवल मतलब इतने दिन हमें घरों के अंदर बंद करके रखा, तो अब हम खुली हवा में सांस लेंगे। हर किसी ने नहीं फैमिली ट्रिप प्लान कर ली थी, यार चलो फैमिली ट्रिप कर लेते, कुछ बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं भाई, हर कोई घर के अंदर लॉकडाउन में पक गया था ना। तो अपन ने नहीं, जिस दिन लॉकडाउन या छूट मिली थी, अपन ने बोला बाइक निकालेंगे और एक बार फेरी लगा कर आएंगे, बस देखते हैं दुनिया आखिर कैसी देखती है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज रिवेंज ट्रेवल। लेकिन लोगों ने रिवेंज ट्रेवल कैसा किया कि यार चलो घूम कर आते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, राइट। दोस्तों ये देखिए पिछले 5 सालों में इनका शेयर कितना परसेंट बढ़ा है, 492%। सो दैट्स अ 5% इंक्रीज, 500% इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज जो ताज होटल्स हैं या फिर ये जो इंडियन होटल, जो होटल का बिजनेस है, उसके मॉडल में क्या रहता है, उनकी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है। मान लो वहां पर अगर 100 लोग आए या 150 लोग आए, उनकी वेरिएबल कॉस्ट में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि जो एम्प्लॉइज है वो तो वही है, जो है रिसेप्शन काउंटर वालों को तो जो सैलरी देनी सो देनी, होटल की बिल्डिंग का जो डेप्री लग रहा है सो लगी रहा है, ब्याज का जो मीटर चल रहा है वो उसी स्पीड से चल रहा है। लेकिन जैसे 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 एडिशनल लोग आए, वैसे वैसे इनका रेवेन्यू जंप हुआ, इनका रेवेन्यू 50% से जंप हुआ। लेकिन क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट कैसी थी, फिक्स कॉस्ट थी, तो इनका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज काफी हाई था, तो इनका ऑपरेटिंग इनकम ये तेजी से जंप हुआ। और जब ऑपरेटिंग इनकम तेजी से जंप होगी तो बॉटम लाइन यानी अर्निंग्स भी तो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का तेजी से जंप होगा। और आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, कि अगर अर्निंग्स तेजी से जंप होगा तो कंपनी के शेयर का प्राइस भी तो तेजी से जंप होगा। एंड नाउ यू कैन सी कि इनका प्राइस कितना परसेंट जंप हुआ है दोस्तों, ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स 500% का जंप आया है। तो समझ में आ रहा है आपको ये कहां पर जो हम पढ़ रहे हैं उसे बिजनेस करने में या फिर बिजनेसेस का एनालिसिस करने में आखिर कहां पर यूज किया जाता है, ठीक है, ओके दोस्तों। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर समय अच्छा चल रहा है ना और आपका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर समय अच्छा चल रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, जैसे इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है, इसका कितना है 3 टाइम्स है, और इसका कितना है 5 टाइम्स है, समय अच्छा चल रहा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर ज्यादा है, तो फिर तो मजा आ जाएगा, ये रॉकेट की तरह आप ऊपर जाओगे। मतलब इधर एफर्ट लगाया 20%, नतीजा मिलेगा कितना 100%, एफर्ट लगाया 50%, नतीजा मिलेगा 250%। लेकिन अगर दिन पलटे तो जिस स्पीड से ऊपर जा रहे थे ना, उसी स्पीड से नीचे भी आएंगे। नहीं समझे? समझ गए। क्योंकि जैसे ही होटल के बिजनेस में मान लो 10 ग्राहक कम आए,
तो क्या आपकी कोई मेजर कॉस्ट सेविंग होगी उनके 10 कम आने से? आपकी कॉस्ट तो वुड कंटिन्यू टू इनकर एट द सेम लेवल्स, इट वुड कंटिन्यू टू इनकर एट द सेम लेवल्स। ठीक है, देखो आप यहां पर, जैसे कि सपोज कीजिए यहां पर अगर 1000 की जगह पर, मैं 900 का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, अगर 1000 की जगह कितनी यूनिट्स हम सेल करें? 900 यूनिट्स सेल करें, तो 900 इंटू 30 यानी 27,000 रुपीज का टर्नओवर आएगा। 900 यूनिट्स इंटू 5 पर यूनिट यानी 4500 रुपीज की कॉस्ट आएगी। कितना बच रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन? 22,500, 22,500 ही आ रहा है ना? ओके, और 20,000 ही इनकी फिक्स कॉस्ट रहेगी, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,500। मतलब बंदा 5,000 से सीधे कहां जाएगा? 2500 पर। कितना परसेंट की गिरावट? 50% की गिरावट। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अ 10% डिक्रीज इन सेल्स। तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है एक तरफ काम करता है या दोनों तरफ काम करता है? दोनों तरफ काम करता है। अगर ऊपर उछालेगा ना तो ऐसे रॉकेट लॉन्चर की तरह ऊपर उछालेगा। आपने नहीं दोस्त का बर्थडे था और तब उसको उछाला होगा हवा में, 4 दोस्तों ने पकड़ के हाथ पांव, है ना? तो ऐसे जोर से उछालेगा। और जब नीचे पटकेगा ना तो भी ऐसे ही पटकेगा। भाई हम जब तुझे ऊपर उछाल रहे थे तो हम तुझे 20 उछाल रहे थे, तो कितना उछल रहा था? 100%, 5 गुना, है ना? तो अब तेरे को 10% पटकेंगे ना तो तू उसी स्पीड से नीचे भी आएगा। तो ये जो स्प्रिंग लगी है दोनों तरफ लगी हुई है दोस्तों, है ना? मतलब अगर 20 ऊपर गया तो 100 ऊपर जाएगा, पर अगर 10 नीचे आया तो कितना नीचे आएगा? 50% नीचे आएगा। एंड हियर इट बिकम्स ट्रिकी कि अब क्या हमें जिंदगी में सिर्फ यही बनना है, या फिर कभी कभी ये भी मुस्कुराएगा, कभी कभी ये भी मुस्कुराएगा। ये कब मुस्कुराएगा पता है? जब दिन पलटेंगे। पलटेंगे मतलब रिवर्स में जाएगी गाड़ी। देखना दोस्तों, इसका तो अभी आपने देख ही लिया कि 900 यूनिट्स होता है तो बेचारे का ऑपरेटिंग इनकम सीधे कहां जाएगा? 2500 पर आएगा। अगर इसका 900 होता है ना तो 900 इंटू 30 यानी 27,000, 900 इंटू 25 पर यूनिट, बोलना ना जरा कितना होता है? 22,500, 4,500। देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। उसका 2500 आया था, इसका कितना आ गया? 4,500। यानी कि दोस्तों एक अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट को क्या सिर्फ वो कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज सबसे हाईएस्ट है, या समय के अनुरूप देखना पड़ता है कि कौन सी ऑपरेटिंग लेवरेज वाली कंपनी में मुझे पैसा लगाना है? समय के अनुरूप। अगर समय अच्छा है, शेयर मार्केट में बुलिश पीरियड चल रहा है, शेयर मार्केट भाग रहा है, देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही, जीडीपी ग्रो कर रहा है, वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही, तो फिर हमें कैसी कंपनी पर दाव लगाना चाहिए? जिनका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा हो। लेकिन अगर इंडस्ट्री स्टेगनेंट हो गई है, कंपटीशन इंटेंसिफाई हो गई है, हर कोई मार्केट शेयर के लिए झगड़ा कर रहा है, सेल्स डाउन होने वाला है, तो ऐसे केसेस में हमें ऐसी कंपनीज पर दाव लगाना चाहिए जिनका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कम हो, ताकि जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो ज्यादा से गिरेंगे, उनका अगर सेल्स 10 डाउन हुआ और अपना भी सेल्स अगर 10 डाउन हुआ तो वो गिरेंगे 50% से, हम गिरेंगे सिर्फ कितने से? 10 ही % से। इज दैट क्लियर? तो जोर का झटका धीरे से लगेगा यहां पर। इज दैट क्लियर? यानी कि क्या ऑपरेटिंग लेवरेज को लेकर एक मतता है कि कौन सा अच्छा है, या वो सिचुएशन बताती है? सिचुएशन बताती है। ठीक है, इसका सिंपल सा थंब रूल है, अच्छे समय में अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा है। अच्छे समय में जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि अच्छा समय मतलब थोड़ा भी आपने सेल्स बढ़ाया तो ये जंप लगेगा आपके ऑपरेटिंग इनकम में। लेकिन बुरे वक्त में जितना कम से कम हो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, उतना अच्छा है। इज दैट क्लियर? यहां पर अगर बुरा वक्त आया तो सबसे सही काम किसके लिए हो जाएगा? राजू के लिए। और अच्छा वक्त है तो फिर सबसे अच्छा किसके लिए हो जाएगा? इज दैट क्लियर? यानी कि क्या सिंगल डिसीजन है कि यही वाला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा है? सिचुएशनल है, वो सिचुएशनल है। ठीक है सर, ठीक है। ये तो आपने थोड़ी सी शेयर मार्केट का टच देते हुए बात कर दी, क्योंकि शेयर मार्केट में वी हैव गॉट सम मनी, तो मनी को कहाँ डिप्लॉय करना है वो हमारा डिसीजन होता है। आज अगर मुझे लग रहा है कि अच्छा समय और मैप माई इंडिया का शेयर चलने वाला है तो मैं मेरा दाव किस पर लगा दूंगा? मैप माई इंडिया पर। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमी की गाड़ी रिवर्स आने वाली है तो फिर मैं मैप माई इंडिया से तेजी से पैसा पीछे भी हटा लूंगा और दूसरे ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करूंगा जहां पर वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा है और फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम, यानी सरल शब्दों में जहां पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कम है, वहां पर मैं मेरा दाव लगाऊंगा, है ना? ओके सर, ये तो शेयर मार्केट में पैसा कभी यहां लगाए, कभी यहां लगाए, कभी यहां लगाए, कभी यहां लगाए, अलग अलग बिजनेसेस में हम स्विच कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं खुद एक बिजनेस रन कर रहा हूं, मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी, आईटीसी नाम की कंपनी, डाबर नाम की कंपनी, अब ये तो खुद बिजनेसमैन हो गए,
भाई डाबर यानी बर्मन ना, डाबर कंपनी है ना, तो वो कौन रन करता है? बर्मन फैमिली वो रन करती है ना, डाबर ऐसा कुछ है ना, बर्मन है ना। हाँ, तो मान लीजिए कि हम हैं खुद बिजनेसमैन, अपन अपना खुद का व्यापार चला रहे हैं सर। अब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम अपने खुद के ओन बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं? या फिर आप एक काम कीजिए, आप इमेजिन करिए अगर आपका खुद का बिजनेस बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली का अगर बिजनेस बैकग्राउंड है, तो आप अपने खुद के बिजनेस में देखिए क्या आप ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है, आपकी फैमिली में लग रहा है कि अभी हमारा सेल्स अच्छा खासा होगा क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना, तो फिर उस केस में आप क्या चाहेंगे अपने बिजनेस में? ज्यादा फिक्स कॉस्ट कर लो और कम कर लो वेरिएबल। और आपको लगता नहीं यार बिजनेस में बहुत भयंकर कंपटीशन है और कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या चाहेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ा लो और फिक्स का प्रोपोर्शन कम कर दो। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सर बिजनेसेस के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि उसी बिजनेस में, क्या हम बिजनेसेस में ऐसा कर सकते हैं क्या कि उसी बिजनेस में हम वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ा लें और फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन मर्जी चाहे जब कम कर लें, और उसी बिजनेस में जब मर्जी चाहे जब फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ा लें और वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम कर लें? क्या बिजनेस के अंदर पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, पॉसिबल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। दोस्तों मान लीजिए कि मैं हूं डाबर और अभी मैं खुद से सारे प्रोडक्शन एटसेट्रा सब कुछ करता हूं। या थिंक अबाउट एन अमेरिकन कंपनी जो कि खुद से सारा काम करती है। जब आप खुद से सारा काम करोगे तो फैक्ट्री भी आपको खुद की लगानी है, प्लांट का सेटअप खुद का करना है, मशीन्स खुद की लगानी है, एम्प्लॉयज को आपको रिक्रूट करना है, और ये सारी कॉस्ट मोर और लेस फिक्स है। आपका धंधा ज्यादा चले चाहे कम चले, वो अमेरिकन कंपनी इस फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट कर सकती है इनटू वेरिएबल कॉस्ट बाय एंटरिंग इनटू एन आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट। अरे ये इंटर आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट यानी समझते हैं ना, हाँ सर, तो किसी और से बनवा। सिंपल। अब कंपनी बोलेगी हम आपसे इतना माल खरीदेंगे, इतने रुपए पर यूनिट देंगे। अब अगर माल ज्यादा बिकेगा तो फिर ज्यादा पेमेंट होगा और कम बिकेगा तो कम पेमेंट होगा। व्हाट वी एसेंशियली डिड इज वी स्मार्टली कन्वर्टेड आवर फिक्स्ड कॉस्ट इनटू व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं इसमें छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि अपनी कोचिंग क्लास है और अपन फोटोकॉपी नोट्स देते हैं, और फोटोकॉपी वाले एक भैया जिनसे अपन फोटोकॉपी करवाते हैं। बताइए मेरे लिए, प्रवीण खटोड़ के लिए, अल्फा एकेडमी के लिए फोटोकॉपी की कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट या इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट? इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। जितने ज्यादा प्रिंट आउट उतना ज्यादा फोटोकॉपी का बिल, राइट? तो दोस्तों सपोज कीजिए मैंने 10,000 पेज निकलवाए, मल्टीप्लाई बाय 1 रुपी पर पेज, तो मैंने 10,000 रुपया दिया। मैंने 20,000 पेजेस निकलवाए, इंटू 1 रुपी पर पेज 20,000 दूंगा, राइट? सो फॉर राइट नाउ फॉर मी द फोटोकॉपी कॉस्ट इज अ variable cost. I can actually convert that variable cost into a majorly fixed cost. How? मैं खुद वो प्रिंटिंग, वो जो फोटोकॉपी की मशीन है वो लेकर आ जाऊं, एक बंदा मैं खुद बिठाऊं, तो उस फोटोकॉपी की मशीन का जो डिप्रिसिएशन होगा, उस बंदे की जो सैलरी होगी, वो सब मेरे लिए क्या हो जाएगी? फिक्स। अब मेरे लिए जो वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, क्या वो पिछली बार की तरह 1 रुपी पर यूनिट रहेगी, या मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल फॉल? अरे बिजनेस का डायनामिक समझना। वो जो मुझसे 1 रुपए ले रहा है, क्या वो सिर्फ पेज के और प्रिंटिंग की इंक के ले रहा है, या उसकी खुद की सैलरी भी निकाल रहा है, उसकी दुकान का रेंट निकाल रहा है, मशीन का डिप्री सब निकाल रहा है? तो उसकी तो इतनी सारी कॉस्ट है, और वो मुझसे जो 1 रुपी ले रहा है उसमें वो मेरे लिए वेरिएबल है, पर उसके लिए वो जो रिकवरी कर रहा है वो कुछ वेरिएबल की कर रहा है और कुछ फिक्स की कर रहा है। बट थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू 1 रुपी इज अ वेरिएबल कॉस्ट। और अब मैं अगर फोटोकॉपी की मशीन खुद ले आऊंगा तो अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट शायद 20, 25, 30 पैसे ही हो जाएगी, पेपर का और इंक का जो खर्चा लगेगा, और बाकी सारा खर्चा मेरा कैसा हो जाएगा? फिक्स। जो बंदे को सैलरी देनी सो देनी, मशीन का जो डेप्री लगना है सो तो लगना ही लगना है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, मेरी जो कॉस्ट पहले 100% वेरिएबल थी उसको मेजरली मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? इनटू फिक्स। तो एक बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस के अंदर ऐसा मॉड्यूलेशन कर सकता है कि कभी कॉस्ट को वेरिएबल बना दिया और फिक्स कम, और कभी कॉस्ट को फिक्स ज्यादा बना दिया और वेरिएबल कम। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कोचिंग क्लास। अपन कोचिंग क्लास का एग्जांपल लेते हैं। मान लो दोस्तों एक कोचिंग क्लास है जिसकी 7 मंजिला की मान लो बिल्डिंग, राइट? और उसके अंदर कैंटीन ऑपरेट हो रहा है। अब अगर ये जो कैंटीन ऑपरेट हो रहा है, यहां पर मान लीजिए 10 लोगों का स्टाफ है, और वो 10 के 10 मैंने रिक्रूट कर रखे हैं। तो 10 के 10 जो मैंने रिक्रूट कर रखे हैं उनको सैलरी मैं दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गई है? वेरिएबल या फिक्स? फिक्स हो गई है, राइट? ओके।
मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू वेरिएबल। मैं केटरिंग वाले से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और केटरिंग वाले को बोलूंगा कि पर स्टूडेंट मैं तुझे इतना रुपया दूंगा, अब जितने भी आए वो तेरा। तो सिंपल, अब मेरा कुछ भी फिक्स नहीं लग रहा है, सब कुछ क्या हो गया, वेरिएबल। तो आप ये मानते हो कि बिजनेसेस अपनी फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल में और वेरिएबल को फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज इन देयर हैंड्स। अरे ओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारी उठा के फिक्स को वेरिएबल बना दे और सारी बट हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। हम फिक्स कॉस्ट को जीरो नहीं कर सकते, हम वेरिएबल को भी जीरो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने ये शिफ्ट भी कर दिया तो हम अपना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज कर जाएंगे। और अगर मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी चेंज कर दिया, मतलब अच्छा समय तो मैंने मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरफ टिल्ट कर दिया, बड़े नंबर की तरफ टिल्ट कर दिया, फिक्स कॉस्ट बढ़ा दी, तो मेरा डीओएल बढ़ जाएगा, ताकि मैं जंप लगाऊंगा तो तेजी से जंप लगाऊंगा। और जब मुझे लग रहा है यार आगे समय खराब है, क्योंकि बिजनेसमैन को थोड़ा पहले से ही मालूम चलने लग जाता है कि यार आगे कैसा समय, बिकॉज ही इज डे इन डे आउट इनटू द सेम बिजनेस ना, सो ही नोज। तो अगर उसे लग रहा है कि आगे समय खराब है, तो वो क्या करेगा, अपनी फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट कर लेगा इनटू वेरिएबल कॉस्ट, ताकि उसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो जाएगा, ताकि जोर का झटका धीरे से लगेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन सेल थ्रू योर बिजनेसेस थ्रू इवन टफ टाइम्स। अच्छे समय में तो हर कोई चला लेता है गाड़ी, खराब रोड पे जो गाड़ी चला पाए वो असली ड्राइवर। तो दोस्तों जब ऐसे रफ फेजेस आएंगे बिजनेस में, आते ही आते हैं, राइट? क्या डाबर जैसी कंपनी जो इतने सालों से टिकी हुई बिल्कुल एक जैसा ही धंधा चला होगा, कई सारी सिचुएशंस आई होंगी, कई सारी। तो इन बैड फेजेस को सेल थ्रू करने के लिए यू मस्ट नो कि किस तरीके से आपको फाइनेंशियली नेविगेट करना है। क्या है, क्लियर है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको? ठीक है, आप खुद भी बिजनेस करोगे उसमें कभी ये काम में आ सकता है, और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो कंपनीज के एनालिसिस में भी ये काम में आ सकता है। दोस्तों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का मेजरमेंट कैसे करते हैं? फॉर्मूला बोलना जरा। परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज इन एबिट, परसेंटेज चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, परसेंटेज चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या है, क्लियर है? कितना सही बताया ना आपने, राइट? तो मल्टीपल एप्लीकेशंस है इसकी, है ना? सो परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कितना सही एग्जांपल बंदे ने दिया, मैं रिपीट करना चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए कि एक यंग कोचिंग क्लास है, और यंग कोचिंग क्लास है, मतलब इनका ऐसा कुछ काम का सेटअप है या ये खुद अपना भाग्य आजमा रहे हैं? भाग्य आजमा रहे हैं। इस यंग कोचिंग क्लास को जब फैकल्टीज को रिक्रूट करना है, न्यू फैकल्टीज को जब ये लोग रिक्रूट करेंगे, बताइए इन्हें फिक्स सैलरी पर रिक्रूट करें या परसेंटेज? परसेंटेज। भैया चला तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ताकि इस यंग कोचिंग क्लास के सर पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आए। हाँ, लेकिन अगर ये कोचिंग क्लास वेल सेटल्ड है, बोलो हाँ, वेल सेटल्ड है, अब ये अगर टीचर को रिक्रूट करेंगे तो शेयरिंग देंगे या बोलेंगे अब आपकी कॉस्ट फिक्स रख लो, अब आपकी कॉस्ट फिक्स रख लो, हम तो आपको फिक्स ही पे करेंगे। इज दैट क्लियर? ताकि जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो सारा हमारा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अच्छे वक्त पे फिक्स में रहना ज्यादा अच्छा वक्त चल रहा है इस कोचिंग क्लास का, इट्स वेल सेटल्ड कोचिंग क्लास। उनको लग रहा है कि आगे जाकर और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, तो फिर कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए? फिक्स सैलरी वाला, ताकि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट कैसी हो? फिक्स हो, ताकि जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो वो सीधे उतर कर एबिट में आए। हाँ, और अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो सबको किस में कन्वर्ट कर लो? इनटू वेरिएबल। बुरा वक्त चल रहा हो तो सबको किस में कन्वर्ट कर लो? इनटू वेरिएबल। तो आपने अभी क्या बोला था सर, कॉस्ट स्ट्रक्चर तो चेंज ही नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 100% वेरिएबल कॉस्ट उठा के फिक्स में आ जाएगी या फिक्स कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल, बट हम अगर शिफ्टिंग भी कर लेंगे सो वी वुड बी एबल टू चेंज अवर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड वी वुड बी एबल टू चेंज द इंपैक्ट ऑफ सेल्स ऑन एबिट। ठीक है, हाँ, तो ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस रन करने में भी काम में आता है और उतने ही शेयर मार्केट में भी ये काम में आते हैं। या तो खुद बिजनेस रन कर लो या जो बिजनेस रन कर रहा है उसका एनालिसिस कर लो। ठीक है दोस्तों, ये हुआ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला। दिस इज हाउ वी मेजर दैट। ठीक है, ओके। और मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बड़ा नंबर ज्यादा अच्छा, छोटा नंबर ज्यादा अच्छा, ये वक्त के हिसाब से, ये वक्त के हिसाब से। इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी फेज, in case of increase in sales, higher the degree of operating leverage, better it would be.
बट इन केस ऑफ रिसेशनरी फेज, अगर रफ फेज चल रहा है बिजनेस में, तो फिर लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहां जोर का झटका अब धीरे से लगेगा। और आपके मन में डाउट था कि सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज तो जो है भगवान ने दिया वही है, हम चेंज थोड़ी ना कर सकते। मैंने आपको ये भी साबित कर दिया कि हम चेंज कर सकते हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वेरिएबल, वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फिक्स थ्रू सम बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, ओके दोस्तों, यहां पर जब मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 5 टाइम्स कैलकुलेट करवाया ना, तो मैंने बहुत मेहनत से करवाया आपको कैलकुलेट। कैसे करवाया? परसेंटेज चेंज इन, है ना, सेल्स को कंपेयर किससे करा? परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम से। और ऑब्वियसली इसको ऊपर रखा, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम 100% को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स को नीचे रखा, बिकॉज हम ये इंपैक्ट देखना चाहते थे कि फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन सेल्स, बाय हाउ मच द ऑपरेटिंग इनकम चेंजेस। So for 20% change in sales, the operating income changes by 100%. So that's a 5 times का change. ठीक है, तो 5 times होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और 5 times बताता है कि ऊपर 1% मेहनत करी, नीचे आपको 5% फल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है रट्टा नहीं है, ये बाय डेफिनेशन आया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर करता है व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन एबिट ऑफ चेंजेस इन sales. So 20% पर 100% impact है, यानी there is a 5 times impact. So the formula is percentage change in EBIT upon percentage change in sales. ठीक है, ये फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं, दिस फॉर्मूला कम्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द impact on EBIT of change in sales. So percentage change in EBIT by percentage change in sales. पर कुछ पढ़े लिखे जानकार लोगों ने क्या करा, एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल लिया और उन्होंने बोला कि 5 ही आएगा आंसर। जब आप यहां पर कंट्रीब्यूशन लोगे और डिवाइडेड बाय एबिट कर दोगे। हमने कहा हाँ यार ये तो हो रहा है, अरे ये तो हो रहा है। 25,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? 5,000 से, तो आंसर कितना आ रहा बाबा? 5 टाइम्स आ रहा। हमने कहा बाबा आंसर तो मैच हो रहा है, पर हमने कहा ये हो सकता है महज एक इत्तेफाक हो। भाई होते हैं ना, कई सारे इत्तेफाक हुए होंगे आपकी भी जिंदगी में। अपन ने अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी जगह अप्लाई करके देखेंगे। दूसरी जगह अप्लाई करके देखेंगे, यहां अप्लाई करके देखो कितना आ रहा है दोस्तों। यहां पर अप्लाई करना है, यहां पर कितना आ रहा है? 15,000 बाय 5,000। अरे हाँ यार कितना आ रहा है आंसर, फिर ये आ गया। हमने कहा एक काम करते हैं, इधर भी अप्लाई करके देखते हैं, इधर इधर इधर, आंसर कितना आ गया? 1 टाइम्स। मतलब दोस्तों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले। सेकंड फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिवाइडेड बाय एबिट का अमाउंट, इट विल गिव यू द सेम आंसर। देख लो ना आप, 3 जगह करके बता दिया भाई। ठीक है, सो दिस इज येट अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिवाइडेड बाय एबिट का अमाउंट। ठीक है, देख लो ना, आप यहां पर लिखा हुआ ये फॉर्मूला है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट। और आप बताइए ज्यादा अच्छा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कैलकुलेशन वाइज? ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में आपको एक डेटा का कॉलम नहीं, 2 डेटा के कॉलम लगते हैं, फिर उसका डिफरेंस देखना पड़ता है, फिर जाके फॉर्मूला लगता है। यहां तो खड़े खड़े ही छक्का मार दिया। मतलब उसमें क्या हो रहा था, उसमें 2 कदम आगे निकल कर जाने पड़ रहा था, फिर छक्का मारना पड़ रहा था। और उससे ज्यादा बड़ा प्लेयर कौन है जो खड़े खड़े ही छक्के उड़ाए? मैच वैच देखते हो कि नहीं? तो दोस्तों इधर खड़े खड़े ही छक्का उड़ा दिया। मतलब इस कॉलम के सहारे की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं बाबा। ठीक है, सीधे 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करो, आंसर पाओ। क्या है, क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अवर मेन फॉर्मूला। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट। अब आप यही सोच में पड़ गए हो कि जादू तो हो रहा है, ये एफएम वाले तो पहले ही दिन से जादू कर रहे हैं। मतलब पहला वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं थी, पहला वाला फॉर्मूला आपको लॉजिकली भी डाइजेस्ट हो रहा था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज मेजरिंग द इंपैक्ट ऑन एबिट ऑफ चेंज इन सेल्स एंड हेंस द फॉर्मूला कि 60% का चेंज इन एबिट हुआ है ड्यू टू 20% चेंज इन सेल्स, सो द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3 टाइम्स। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि हमने कुछ भी डिवाइडेड बाय कुछ भी कर दिया और आंसर सेम आ गया? अब दोस्तों आंसर सेम आ रहा है मतलब कुछ बात तो है, मतलब है ना, कुछ बात तो है। तो हमें यह समझना है आखिर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। मतलब फॉर्मूला करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, मतलब फॉर्मूला तो वाह सही है। बट कोई ये भी तो सोचेगा ना कि ऐसे कैसे दुनिया को जाकर बोल दूं, अनाउंस कर दूं कि ये भी एक फॉर्मूला है। आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे? ठीक है,
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं कि फॉर्मूला आया कैसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट है कि फॉर्मूला क्या है, आया कैसे, उससे एग्जाम वालों को कोई मतलब नहीं। तो आप बोलो तो मैं इसका डेरिवेशन बता दूं, 2 स्टेप डेरिवेशन है, और बोलो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बताइए दूं, है ना, 2 स्टेप का डेरिवेशन। ओके दोस्तों, ये जो सेकंड फॉर्मूला आया है ना, ये आया फर्स्ट ही फॉर्मूले से। ये जो सेकंड फॉर्मूला आया है ना, आया फर्स्ट ही फॉर्मूले से डिराइव होकर है। कैसे देखना, तो मैं ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और उससे घुमाकर डिराइव करके ले आऊंगा सेकंड वाला फॉर्मूला, यानी शुरू करूंगा फर्स्ट से और खत्म कहां करूंगा, हाँ सेकंड पर। ठीक है, तो शुरू करूंगा फर्स्ट फॉर्मूले से और घुमाकर लेकर आ जाऊंगा यहां पर सेकंड फॉर्मूले पर। ठीक है, चलो तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि परसेंटेज चेंज इन एबिट आप निकालते कैसे, हाउ डू यू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एबिट। तो आपने जैसे यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन एबिट निकाला था, अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सारा क्लियर पेश करता हूँ। हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन एबिट आप कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन एबिट। 5000 को किससे कंपेयर करते हैं, 8000 से, है ना दोस्तों। 5000 को जब आप और मैं 8000 से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम 8000 माइनस 5000 करते हैं, 3000 आता है, डिवाइडेड बाय 5000 करते हैं, यू गेट 60%। चलिए, तो वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो परसेंटेज चेंज इन एबिट हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चेंज इन एबिट आखिर कितना हुआ, है ना, अरे न्यू एबिट माइनस ओल्ड एबिट, है ना, दैट इज न्यू एबिट माइनस ओल्ड एबिट या एग्जिस्टिंग एबिट बोल दूं, है ना, नंबर ध्यान रखना, 8000 माइनस 5000 और डिवाइडेड बाय 8 या डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, यही तो किया था। न्यू एबिट माइनस ओल्ड एबिट गिव्स यू चेंज इन एबिट, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग एबिट गिव्स यू परसेंटेज चेंज। तो यहां पर परसेंटेज चेंज इन एबिट इज न्यू माइनस एग्जिस्टिंग अपॉन क्या, अपॉन क्या, एग्जिस्टिंग एबिट। ठीक है, अब उसी तरीके से ये बताइए कि आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स आखिर कैसे निकालते हो। वेरी गुड, न्यू सेल्स माइनस एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी वही रुपीस में चेंज इन सेल्स, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ओके दोस्तों एक बात बताइए, ये जो परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिखा है, क्या मैं इस परसेंटेज चेंज इन सेल्स की बजाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूं, हाँ या ना। मैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स की बजाय मैं तो इसको रिप्लेस करके परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिखना चाह, बोलो कोई आपत्ति है, नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सेम होते हैं। आप देख लो ना, यहाँ पर सेल्स कितने परसेंट से चेंज हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट भी कितने परसेंट से चेंज हुई, 20 ही ना। उसी तरीके से जैसे यहाँ सेल्स 20% से चेंज हुआ, तो आप देखिए ना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी तो 20 से चेंज हुआ है। सो कैन आई से परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज सेम एज परसेंटेज चेंज इन कंट्री। सो लेट्स रिप्लेस परसेंटेज चेंज इन सेल्स बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्री। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा कि जो डिनोमिनेटर है ना, तो एक मिनट में एक स्टेप पहले कर लेता हूं। ठीक है, अभी मैं रिप्लेसमेंट वाली स्टेप कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट वाली स्टेप होगी वो क्या हो जाएगी, परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिखूं, या आई कैन रिप्लेस इट बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, बोलो बोलो बोलो, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन कैसा कैलकुलेट करते रहे तुम लोग, चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी चेंज इन कंट्रीब्यूशन यानी वही यार न्यू माइनस ओल्ड, है ना, न्यू कंट्री माइनस ओल्ड कंट्री डिवाइडेड बाय ओल्ड कंट्री यानी वही एग्जिस्टिंग कंट्री। बस एक स्टेप और कर दी कि डेरिवेशन ही हो गया। दोस्तों ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, है ना, प्लीज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द न्यूमरेटर। ये जो न्यूमरेटर है ये परसेंटेज टर्म्स में है या फिर ये रुपीस की टर्म्स में, रुपीस है ना, न्यू एबिट माइनस ओल्ड एबिट रुपीस ही होता है ना। उस एग्जाम्पल में दोस्तों बताना कि न्यू एबिट था 8000 और ओल्ड एबिट कितना था 5000। ठीक है, ओके, और कितना आ रहा था चेंज इन एबिट 3000।
चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी 3000 ही होगा, देख लो। चेंज इन कंट्रीब्यूशन रुपीस टर्म्स में कितना है? 3000। चेंज इन एबिट भी रुपीस टर्म्स में कितना है? 3000। और वो क्यों होता है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती, तो जितने रुपए से कंट्री बढ़ा उतने ही रुपए से क्या बढ़ता है? एबिट बढ़ता है। फिक्स कॉस्ट सेम रहती है ना भाई, तो कंट्री अगर 3000 से बढ़ेगा तो फिर एबिट भी 3000 से बढ़ेगा। बस दोस्तों अब दिल्ली दूर नहीं है, यानी जितना रुपीस चेंज इन एबिट आएगा वही रुपीस चेंज इन कंट्री आएगा। मतलब जितना रुपीस चेंज इन कंट्री होता है ना, उतना ही रुपीस चेंज इन एबिट होता है। तो अब ये दोनों का अमाउंट सेम हो गया, मतलब ये दोनों आपस में स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे ना। मैथ्स में तो ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट और थर्ड का कनेक्शन होता है। और नहीं समझ में आता है तो फिर आपको ये याद होगा कि थर्ड वाला सेकंड पे जाता है और फोर्थ वाला फर्स्ट पे जाता है। वो कुछ स्कूल में बताया होगा ना, 1/2/3/4 इज इक्वल टू 1/2, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, सो 1/2/3/4 में 3 यहाँ जाता है, मतलब वो 1 के नीचे जाता है, और 1 और अगर 3 सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो फोर्थ वाला है वो कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। यानी फाइनली फॉर्मूला क्या बन रहा है? बोल दो। फाइनली फॉर्मूला क्या बन रहा है? एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन अपॉन एग्जिस्टिंग एबिट। एग्जिस्टिंग हटा दो ना, एग्जिस्टिंग की बात हो रही है। बोलो फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। तो यही तो था फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। ठीक है, तो दो स्टेप का डेरिवेशन क्या है? पहली स्टेप है क्या? परसेंटेज चेंज इन एबिट को तो परसेंटेज चेंज इन एबिट लिखो, लेकिन परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैन आल्सो बी टर्म्ड एज परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जितने प्रतिशत से सेल्स बढ़ती है उतने ही प्रतिशत से कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद बस ये परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट होता है वो एक्सपैंड करके लिख दो, और बाद में बता दो कि इसका अमाउंट और इसका अमाउंट तो सेम है, तो स्क्वायर ऑफ हो गया। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना? कंट्री अपॉन एबिट। क्या है? क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला आप एग्जाम में यूज करोगे, उसके 90% चांसेस हैं। सिर्फ 10% केसेस में ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बहुत ईजी टू यूज है। आज अगर मैं वो मैपमा इंडिया नाम की कंपनी, उसका अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे लिए ज्यादा आसान क्या है कि कंपनी की मैं एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लूं, और एनुअल रिपोर्ट में से मैं उनकी कॉस्ट को क्लासिफाई कर लूं बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव मी कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव मी एबिट। I know country, I know EBIT, I know country, I know EBIT, I know country, I know EBIT. I can divide country by EBIT and get the degree of operating leverage. हाँ, ओके दोस्तों, ये हमने देखा किसके बारे में? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में। एक और खास बात है जो हमें समझनी है। ऐसा कहते हैं दोस्तों पुराने और जानकार लोग कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहले तो मैंने उनसे यही पूछा कि बिजनेस रिस्क का मतलब क्या? उन्होंने कहा बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस में होने वाली रिस्क। तो मैंने कहा बिजनेस में क्या रिस्क? बोले धंधा मंदा हो जाए, दैट्स द बिजनेस रिस्क। मैं समझ गया कि हाँ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। भाई अगर धंधा मंदा हो जाए, यानी 1000 यूनिट्स की बजाय अगर 900 यूनिट्स बिकेगी तो धंधा मंदा हो गया। कितने परसेंट से सेल्स डाउन हुआ है? 10% से सेल्स डाउन हुआ है। तो इस बंदे का अगर 5 टाइम्स का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, तो इसकी ये जो कमाई है 50% से नीचे आ जाएगी और 2500 ही रह जाएगी। तो मैंने बोला सही बात है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। हायर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर इज द बिजनेस रिस्क, एंड लोअर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, लोअर वुड बी द बिजनेस रिस्क। ठीक है, हाँ, ओके दोस्तों, रिस्क अच्छी बात है या रिस्क बुरी बात है? डिपेंड्स इज द करेक्ट आंसर। कभी भी मत बोल देना रिस्क बुरी बात है, रिस्क है तो इश्क। दोस्तों सिंपल सी बात है, आप जब बिजनेस करते हो तो रिस्क तो होती है ना, पर रिस्क लेकर ही तो इंसान आगे बढ़ता है। पर क्या अंधाधुंध रिस्क लेना सही है? सोची समझी यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, और मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक मैच्योर क्राउड हो जो थोड़ा बहुत समझते हो, वो ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि यार आगे सिनेरियो बढ़िया है, आगे रोजी सिनेरियो है, मेरा बिजनेस चलेगा, पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मैं भी ग्रो करूंगा, तो फिर मुझे रिस्क ले लेनी चाहिए। मतलब मुझे बिजनेस रिस्क ले लेनी चाहिए, मुझे हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पर काम करना चाहिए, क्योंकि चल निकला तो ये रॉकेट की तरह चल निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है यार आगे बहुत ग्लूमी डूमी सिनेरियो है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड देयर आर डाउनसाइड रिस्क, तो फिर अब मुझे रिस्क लेनी चाहिए या कम रिस्क लेनी चाहिए? कम रिस्क, कम से कम रिस्क
लोएस्ट पॉसिबल रिस्क, तो फिर अब मुझे लोअर डिग्री ऑफ DOL पर आना चाहिए। तो DOL इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मत बोलो, क्या कर रहे हो यार, और भी दूसरी जमाने में रिस्क होती है, ठीक है। अपन कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं, बिजनेस रिस्क, ठीक है। DOL इज मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। हायर द DOL, हायर इज द बिजनेस रिस्क। लोअर द DOL, लोअर इज द बिजनेस रिस्क। इज दैट क्लियर? ठीक है। पर रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, पर रिस्क सोच समझ कर लेना चाहिए। तो मैं ज्यादा बिजनेस रिस्क लेने को तैयार हूं, कोई बात नहीं, पर मुझे आगे दिखना चाहिए कि आगे तरक्की होगी, ठीक है, आगे मेरा सेल्स जंप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर खराब सिनेरियो तो मैं लो बिजनेस रिस्क पर शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। दोस्तों आप एक बात बताइए कि जो मतलब जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। सपोज कीजिए यहां पर ये जो रेंचो है इसका ब्रेक इवन पॉइंट है 800 यूनिट्स। अभी के लिए ऐसे ही मान लिया कि है 800, या अभी आप बोलो तो कैलकुलेट कर दे। लगता क्या ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बोलो ना, क्या होता है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपकी आंखों के सामने लिखी हुई दोस्तों 20,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए एक समझदार बंदा सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देगा, कितना बचता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 पर यूनिट। ये लो आएगा, झूठ थोड़ी लिखा मैंने। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है दोस्तों, 800 यूनिट्स है। हाँ, एक गहरे सवाल का जवाब देना दोस्तों। अगर 800 यूनिट्स मेरा ब्रेक इवन है, मतलब ये देखा जाए तो मेरे लिए खतरे का निशान है। और अगर मैं हाल फिलहाल 1000 यूनिट्स बेच रहा हूं तो मैं खतरे के निशान से ऊपर हूं या नहीं, ऊपर हूं, ठीक है। और अगर मैं हाल फिलहाल 1200 यूनिट्स बेच रहा हूं तो मैं खतरे के निशान से ऊपर हूं, और कम ऊपर हूं या ज्यादा ऊपर, ज्यादा ऊपर। तो बताइए मेरे ऊपर बिजनेस रिस्क जब मैं 1000 पर ऑपरेट कर रहा हूं तो भी सेम रहेगी, और 1200 पर ऑपरेट कर रहा हूं तो भी बिजनेस रिस्क सेम रहेगी, या फीलिंग से बताना है, बिना कैलकुलेटर के बताना है, राइट। फील करके बताना है कि क्या दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे ऊपर बिजनेस रिस्क ज्यादा है, या यहां पर मैं खतरे के निशान के काफी करीब हूं तो यहां रिस्क ज्यादा है, यहां रिस्क ज्यादा है धंधा करने। अरे यार, आपके धंधे का जो ब्रेक इवन है और आप ब्रेक इवन के हल्के से ऊपर हो तो जरा से में नीचे आ जाओगे, बाबा जी ने श्राप दिया तो। लेकिन अगर दोस्तों आप धंधे का मतलब जो खतरे का निशान है ब्रेक इवन है, आप उससे काफी ऊपर हो तो श्राप के आपके ऊपर ज्यादा असर कर पाएगा, बोलेगा झेल लेंगे, झेल लेंगे, राइट। यानी अब अपन आते हैं काम की बात पर। क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विच इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर कांस्टेंट रहेगा, एक जैसी बिजनेस रिस्क है, चाहे इंसान 1000 पर काम करे चाहे 1200 पर, या बिजनेस रिस्क की डिग्री बार बार चेंज होगी, डिग्री बार बार चेंज होगी। और कहां हाई रहेगा बिजनेस रिस्क और कहां लो रहेगा। जहां ब्रेक इवन के नजदीक रहेंगे वहां पर बिजनेस रिस्क ज्यादा है तो आपका मेजरमेंट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज्यादा आएगा, और जितना आप खतरे के निशान से दूर जाते जाएंगे आपके रिस्क लेवल कम होते जाएंगे। तो बिजनेस रिस्क का मेजर करता ही कौन है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो यहां पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कम आएगा, आना चाहिए कब। यानी कि दोस्तों एक और खास बात आज आपने और मैंने सीख ली कि कंपनी का DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वही रहता है जो है, या वो तो वक्त के साथ साथ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी चेंज होता है, वक्त के साथ साथ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी चेंज होता है, ठीक है। बोलो ओके। आप इसको बिल्कुल ऐसा मान सकते हो कि अगर एक यंग कोचिंग क्लासेस ने नया नया ही काम काज शुरू करा है, उसके ऊपर रिस्क लेवल्स ज्यादा है, जरा से में ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अगर एक वेल सेटल्ड कोचिंग क्लास है तो वो बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स को भी झेल लेगा, इज दैट, तो उसके ऊपर बिजनेस रिस्क कम है, ठीक है। अरे सिंपल यार, समुद्र की सतह खतरे का निशान, उससे जितने ऊपर हमारा गांव बसा और जितना ज्यादा ऊपर हमारा गांव बसा हम उतने सेफ है ना यार। हाँ, तो बस यहां पर अगर आप ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर हो तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा आएगा, और बीईपी से और ज्यादा ऊपर हो तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, कम आएगा, बिजनेस रिस्क कम हो गई ना, ओके। और यही चीज नंबर्स में भी साबित हो रही है। हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का हमने कंक्लूड किया था क्या फॉर्मूला, कंट्री अपॉन एबिट। जब आप यहां का कंट्री डिवाइडेड बाय यहां का एबिट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 5। लेकिन जब आप यहां का कंट्री डिवाइडेड बाय यहां का एबिट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 3 टाइम्स। और बात भी सही है, बिकॉज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, एंड हियर वी हैव अ हाई DOL because we have a high business risk. Why? Because we are very close to break even, but here we are distant away from break even, so our business risk is relatively low, so we have a low degree of operating leverage.
ठीक है, ओके। अब बोलो ऐसा है क्या, हमें लग रहा था कि एक जैसा, ऐसा नहीं है। अभी मैं 3 सिचुएशन कंपेयर करवा रहा था सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर रखकर, ठीक है। अब मैं आपको इसी सिचुएशन के अंदर लेकर आ गया हूं, एक ही धंधे के अंदर लेकर आ गया हूं, यही वाला धंधा जो रैंचो कर रहा हूं, और इस धंधे के अंदर भी बार बार डीओएल चेंज होगा, ठीक है। सर फिर जो चीज बार बार चेंज होगी उसका भरोसा कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आपकी बैलेंस शीट हर साल सेम बनती है, हर साल चेंज होती है, हर साल चेंज, लेकिन जिस वक्त जो बन गई सो उस वक्त के लिए फाइनल है। हाँ, तो वैसे ही अगर आपने यहां पर इस जिसको मैंने कलर बॉक्स बना दिया दोस्तों, यहां अगर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 5 टाइम्स है ना, तो बस अब ये शाश्वत सत्य है। आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हो ना, इस पे गए तो नहीं ना, नहीं गए ना, तो आज ये सत्य है। सर तो मतलब क्या, आज ये सत्य है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आज अगर आप यहां पर खड़े हुए हो और आपका डीओएल कितना है 5 टाइम्स, तो अब आप यहां से कहीं पे भी छलांग लगा लो, आपको 5 गुना का असर दिखेगा। यानी अगर आप 1000 से 1200 पर जंप लगा रहे हो, आपका सेल्स 20% से बढ़ रहा है ना, तो अब आपका जो कमाई है वो 100% से बढ़ेगा, 5 गुना। और अगर आपने यहाँ 50% का जंप लगा लिया, हाँ 1500 यूनिट्स का सेल्स करा, तो 50% का 5 टाइम्स यानी 250% का जंप दिखेगा, और ये हम साबित भी कर चुके हैं। तो आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े हो ना, वहां का जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। फिर आप जंप कहीं पे भी लगाओ, आप यहां से यहां जंप लगाओ तो भी जितना जंप लगाओगे उसका 5 गुना असर दिखेगा, और या फिर आप यहां से यहां जंप लगाओ तो भी जितना जंप लगाओगे उसका कितना असर दिखेगा, 5 गुना, ठीक है। लेकिन एक बार आपने छलांग लगा ली एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, छलांग मत लगाओ तब तक डीओएल 5 टाइम्स है। अरे आप एक इमेजिन करो ना यार, मुंबई में कितनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, अपन एक बिल्डिंग की छत पे जाकर खड़े हो गए, तेज हवाएं चल रही है, राइट, और अपना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 5। ये इधर एक बिल्डिंग, इधर एक बिल्डिंग, इधर एक बिल्डिंग, पीछे एक बिल्डिंग, किधर भी जंप लगा लो कितना गुना जंप मिलेगा, 5 टाइम्स, ठीक है। जंप नहीं लगाई तब तक की बात है, एक बार जंप लगा ली ना, जितना परसेंट सेल्स बढ़ेगा उसका 5 टाइम्स आपका एबिट बढ़ेगा। हाँ, पर एक बार आपने जंप लगा ली और दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच गए, तो अब वहां से जो फर्दर जंप लगाएंगे उस पर डीओएल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक जंप नहीं लगाते हो तब तक वो एप्लीकेबल है, फिर किधर भी जंप लगाओ। लेकिन एक बार जंप लगाकर नई बिल्डिंग पे पहुंच गए, अरे जैसे समय बदला यार, अगला साल आ गया मान लो, और अगले साल आपका सेल्स कितना हो गया 1200 यूनिट्स हो गया, तो बस अब आप जो जंप लगाओगे तो यहां से लगाओगे ना कहीं पर भी, तो अब आपके ऊपर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा 3 टाइम्स। करके देख लो, भले आप 1200 पर हो, आप 1500 पर आ रहे हो, यानी कि 300 का इंक्रीज है ऑन द बेस ऑफ 1200, यानी कितना परसेंट है 25%। लगे तो शर्त लगाओ, फिर बात करते हैं। 25% का 3 टाइम्स 75% से दोस्तों अगर ये नहीं बढ़े ना, नाम मेरा प्रवीण खटोड़नी। 17,500 तो पहले ही नंबर कैलकुलेट कर लिया था, करके देख लो, भले ही ऐसी बात नहीं, फिर से करके देख लो, इधर ही में, ठीक है। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिमेन्स द सेम 5 टाइम्स। अब वहां से इधर जाओ कि उधर जाओ कि किधर भी जाओ, इट विल बी 5 टाइम्स, बट वंस यू गो एट अनदर प्लेस, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पर आप चले गए, वहां का रिकैलकुलेट होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और फिर वहां से आप फिर किधर भी जंप लगा लो वो 3 टाइम्स ही रहेगा। ये तो मैंने 25% बढ़ा, 50% बढ़ा दो यहां से, उसका 3 टाइम्स ले लो, 150% से बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके दोस्तों, एक खास बात, ये है ब्रेक इवन। आप ऐसा मान के चलो कि आप उस गांव में रहते हो जिसकी सतह समुद्र की सतह के ही बराबर है, और धीरे 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 थोड़े से और दूर 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 गांव बसे हुए जो समुद्र की सतह से ऊपर 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 है। सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है? आप मतलब जहां गांव बसा है, जहां पे बिल्कुल समुद्र ऐसा है, समुद्र की सतह पर हो आप, हाँ मतलब ध्यान नहीं रहे जमीन कहां खत्म हुई तो आप समुद्र पे चल लोगे, ऐसा गांव है आपका। बताइए दोस्तों, वहां पे रिस्क बहुत कम है या हाईएस्ट रिस्क है? हाईएस्ट रिस्क। तो अगर आपका सेल्स, एक्चुअल सेल्स किसके बराबर हो, ब्रेक इवन के, तो आप तो भयंकर खतरे के निशान पर ही बैठे हुए हो। आपका यहां पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, या और ज्यादा आएगा? और ज्यादा आएगा, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स। The actual answer is infinite. The actual answer is infinity. हाँ, अपन तो फॉर्मूले से चलो चलो,
है ना। ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है दोस्तों, आपका कंट्रीब्यूशन उतना होता है ना जितनी आपकी क्या है फिक्स कॉस्ट, सो योर एबिट इज 0. व्हाट्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, बोलो ना फॉर्मूला क्या, कॉन्ट्री अपॉन एबिट, कॉन्ट्री बीइंग 20,000 डिवाइडेड बाय एबिट बीइंग, आंसर बोल दो इनफाइनाइट. सो एट बीईपी DOL इज इनफाइनाइट, बिकॉज आप तो बिल्कुल खतरे के मुंह पे ही खड़े हो ना. हाँ लेकिन अब खास बात, जैसे जैसे आप खतरे के निशान से आगे जाओगे, अब आप 1000 यूनिट बेचने लग गए हो, सो नाउ यू हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 200 यूनिट्स का आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. तो आपकी रिस्क लेवल इनफाइनाइट रहेंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. और अगर आप 800 की बजाय 1200 पर बेचे तो नाउ यू हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कितना, 400 यूनिट्स. तो अब आप पे खतरा उतना है या खतरा और कम हो गया, और कम हो गया. यानी कैन आई से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज हाईएस्ट व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट. और वो मुझे फीलिंग भी दे रहा है कि हाँ यार बिजनेस रिस्क कितनी ज्यादा है, अगर मैं ब्रेक इवन पर हूं मतलब इतना सा भी सेल्स कम हुआ कि मैं तो लॉसेस में चला गया. और जैसे जैसे मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाएगा, यानी मैं ब्रेक इवन से फार अवे, दूर दूर जाता जाऊंगा जाता जाऊंगा जाता जाऊंगा, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाएगा और मेरा DOL कम होता जाएगा. Can I say there is an inverse relationship between MOS and DOL? Higher the MOS, lower would be the DOL. Lower the MOS, higher would be the DOL. No MOS, highest DOL, और highest number in the world is infinite. एक और फॉर्मूला आ गया, एक और फॉर्मूला आ गया. There is an inverse relationship between DOL and MOS. So there is one more formula, that is DOL is inverse of मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज. ठीक है, हमको ऐसा लग रहा होगा पहले दिन की ये कॉस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट हमको क्यों पढ़ा रहे हैं FM वाले, ये सब जुड़े हुए सब्जेक्ट है दोस्तों, है ना. ये सब एक ही है भाई, FM वाले भी बिजनेस की बात करते हैं और कॉस्टिंग वाले भी बिजनेस की बात करते हैं. ठीक है, ओके दोस्तों. DOL इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इसलिए दोनों एक ही फैकल्टी से पढ़ना दोस्तों. DOL इज इक्वल टू क्या, 1 डिवाइडेड बाय, नहीं प्रॉपर कनेक्शन जो असली कनेक्शन है वो बता पाएंगे कि ये कनेक्शन है, फुल कनेक्शन है, फुल कनेक्शन है बाबा. DOL इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन MOS परसेंटेज. विश्वास नहीं होता ना दोस्तों आपको मुझ पर, तो अपन यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी आंसर निकाल कर देखेंगे. 1 अपॉन MOS परसेंटेज. दोस्तों अगर हम 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक इवन कितना है 800, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना यूनिट्स है 200 यूनिट्स का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स करते हैं. इतना याद है ना, है ना. अरे वो नहीं, मैंने आपको भी डायग्राम बताया था थोड़े दिन पहले कि अगर मेरा एक्चुअल सेल्स 1000 है, ब्रेक इवन कितना है 800, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना लेकर बैठा हूं 200. उसका बेस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का बेस क्या होता है एक्चुअल सेल्स ना. सो 200 का MOS ऑन द बेस ऑफ 1000 कितना आ रहा है MOS परसेंटेज, 20% आ रहा है. हाँ, अब अगर मुझे DOL निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय MOS परसेंटेज यानी 1 बाय 20%. बोल दो आंसर कितना आ रहा है, 5 टाइम्स. ठीक है, ओके. अपन एक काम करते हैं ना, एक और जगह पर वेरीफाई कर लेते हैं, यहां वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों. यहां पर 800 से हम कितना ऊपर हैं, 400 ऊपर है ऑन द बेस ऑफ 1200. ठीक है, 1/3 यानी 1/3 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 33.33%. तो 33.33% हो गया हमारा MOS परसेंटेज. 1 बाय MOS परसेंटेज यानी 1 बाय 33.33% इज 3 टाइम्स. ये देख लो आप आंसर कितना आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, ओके. यानी देखा जाए तो आज बातों ही बातों में दोस्तों हमें DOL के कितने फॉर्मूले पता चले, 3 फॉर्मूलास, तीनों लॉजिकल है. परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, दिस कम्स बाय डेफिनेशन कि DOL बताना क्या चाह रहा है कि कितना सेंसिटिव है एबिट ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स. कि सेल्स अगर 20% से चेंज हुआ तो एबिट कितना चेंज होगा. सो दैट इज परसेंटेज चेंज इन एबिट बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. दोस्तों इसी फॉर्मूले में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स मैंने लगाया. ठीक है, और आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं डिराइव कर दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट. डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, एक बार के लिए जानने को. ठीक है, आपको FM पढ़ाने का तो नहीं है ना, एनीबॉडी कॉम्पिटिटर. तो अगर आपको FM पढ़ाना नहीं तो बस फॉर्मूला काफी, DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ठीक है, ओके. और दोस्तों एक ये भी मैंने बता दिया, इरादा है
देखना यार, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ड्यूएल इज इक्वल टू 1 अपॉन एमओएस परसेंटेज, ठीक है। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन DOL एंड MOS. हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लोअर वुड बी द बिजनेस रिस्क DOL, एंड लोअर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हायर वुड बी द DOL. DOL इज इक्वल टू 1 बाय MOS परसेंटेज। बातें आ रही दोस्तों? कुछ कुछ आया समझ में? क्या ऐसा कुछ होता दुनिया में? ठीक है, ओके दोस्तों। तो ये मैंने आपको ना एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे दी है ऑपरेटिंग लेवरेज की, है ना। क्यों ना अपन एक काम करें, एक छोटा सा ब्रेक लें और फिर उसके बाद इसके जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसको एक समराइज करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी मेरी बात पक्की हो जाएगी दोस्तों। एक छोटा सा ब्रेक।